अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन शुरू हो गई है, क्योंकि यार मैं बोल रहा हूँ कि यार क्या मैं मतलब मैं इससे भी एग्री कर रहा हूँ, इससे भी एग्री कर रहा हूँ, क्या मैं मुनाफिक हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में हर एक को मुनाफिक का भी टैग लगता है ना भाई, मुनाफिक फौरन लगता है। अबे भाई तुम अभी किसी बैंड के साथ तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, तुम किसी एक्टर के साथ कर रहे हो, तुम इनके साथ कर रहे हो, अब तुम इस्लाम की बात कर रहे हो, अब तुम इस्लाम की बात कर रहे हो, अबे भाई तुम मुनाफिक हो, ठेकेदार हो इस्लाम के। और तुम भाई तुम्हें तो पता है नहीं, मतलब तुम ये भी तो कर रहे हो। अबे ये वीडियो तेरी दिखी, क्या घटियापा है यार। एक बंदा नेक काम कर रहा है, पुरानी तस्वीर लाके उसके मुंह पे मारेंगे तो ये है, तू नेक बात कैसे कर सकता है? बड़े बड़े क्रिकेटर्स वीरेंद्र सहवाग टाइप जैसे लोग भी इस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनते हैं। ये देखकर मुझे और ज़्यादा अफसोस होता है कि इतने आप पढ़े लिखे, इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग, इतना आपका एक्सपोजर, फिर भी आई डोंट नो शायद फेम के लिए, व्यूज़ के लिए आप जो है इस तरह की कॉन्वर्जेशन का पार्ट बनता है। वेरी रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअली उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप गौतम गंभीर के साथ थी ना, तो कुछ तो थोड़ा बहुत असर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ एक स्पेशल एपिसोड है। दानियाल शेख ऑल द वे फ्रॉम कराची। सर कैसे हैं आप? मैं लंबा जोड़ा इंट्रो देना नहीं चाहता क्योंकि आगे बहुत सारी कॉन्वर्सेशन है, बहुत लंबा है। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर खैरियत से? लाहौर आया हूँ ऐसे ही तो नहीं आए होंगे, आपके हर काम को लाहौर मेरा आना जाना रहता है, क्योंकि लाहौर में मेरा घर है। लाहौर में मेरा घर है, यस, टेंपल रोड पे। सो मेरे वालिद साहब का बिज़नेस है इंपोर्ट का, जिसको मैं संभालता हूँ, और रेफ्रिजरेंट्स इंपोर्ट करता हूँ बेसिकली मैं चाइना से। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी पूरे पाकिस्तान में बिज़नेस है। सो मेन मार्केट जो है वो पूरे पाकिस्तान में, किसी का कोई भी बिज़नेस हो अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का या जिसको हम कहते हैं कि होलसेल का बिजनेस हो, तो सबसे बड़ी मार्केट पंजाब में है, तो पंजाब में भी आपको रखना पड़ता है। ज़बरदस्त। कल हमने आपको टिकटॉक के इवेंट में देखा और देख के खुशगवार हैरानी आप कह लें, लेकिन हैरानी वायरल हुई आपको टिकटॉक के ऑफिशियल इवेंट में देख के, क्योंकि शायद आपने शुरू से टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं किया था, और टिकटॉक के बारे में जो क्रिएटर्स हैं या जो आम आवाम है उसके बारे में राय को बहुत अच्छी नहीं थी। वो लोग समझे कि टिकटॉक जो है वो ऐसे, और टिकटॉक में नाच गाना सिर्फ होता है, चीज़ें होती हैं। तो आप जो है वो टिकटॉक के वो आपने पूरी तरीके से ऑन कर लिया टिकटॉक ने आपको, और आपने टिकटॉक को आप सीख समझते हैं जिस तरह यूट्यूब को समझते हैं उस तरह भी। मैं तो बेसिकली आई अंडरस्टैंड कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं। पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट ये है कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में ना पिछले 9 साल से हूँ मैं, तब से जब फेसबुक पर व्यूज़ नहीं आते थे, ठीक है, जब यूट्यूब बैन हुआ करता था पाकिस्तान में, किसी वजह से बैन हुआ करता था, जब वीपीएन के थ्रू हम लोग अपनी वीडियोस अपलोड किया करते थे और सब्सक्राइबर्स का पता ही नहीं होता था कि भाई कहाँ से आएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें सब्सक्राइब करते थे और इंडियंस और बांग्लादेश के लोग कुछ सब्सक्राइब करते थे, तो पाकिस्तान में तो था ही नहीं। तो मैं उस ज़माने से हूँ और मैंने वो इवॉल्व होते हुए देखा, हर प्लेटफॉर्म को आते हुए, कुछ प्लेटफॉर्म्स को जाते हुए भी देखा, जैसे कि क्लब हाउस हो गया। सो जहाँ तक टिकटॉक की बात है, जब टिकटॉक आया था और इस तरह का जब कंटेंट दिख रहा था, स्टार्ट में मैं भी देखकर हंसता था कि यार ये क्या है, एंड देन अपने आप को आपको दोबारा से ना क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है, दोबारा से सोचना पड़ता है। एक ओपिनियन तो आप आवाम की वजह से बना लेते हो ना फ़ौरन से, एंड देन एक ओपिनियन होता है आपका अपना, जब आप खुद सोचते हो। एंड देन बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, इस फील्ड में रहते हुए, इस इंडस्ट्री में रहते हुए, मैंने ही बोला कि यार इसमें प्लेटफॉर्म की क्या गलती है, इसमें प्लेटफॉर्म की क्या गलती है। ये प्लेटफॉर्म जो है ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत आसान है इस्तेमाल करने के लिए। मासेस का प्लेटफॉर्म है, आसान है ना। देखो प्लेटफॉर्म वो मासेस का कैसे हुआ, क्योंकि आसान है इस्तेमाल करना, ठीक है। आप अगर ऐप खोलोगे तो उसके अंदर आपको बहुत मेहनत नहीं करनी, वो खुद ब खुद जाएगा, ठीक है, खुद ब खुद ऊपर होगी, खुद ब खुद जो है ना नेक्स्ट वीडियोज़ आ रही है, आपको सिर्फ उंगली लगानी है, जिस तरह से वो आई थिंक कोई चिंपैंजी के हाथ में दे दो, किसी बंदर के हाथ में, तो वो मैक्स इसका यही होता है इंटेलेक्ट कि वो यूँ कर सकता है। तो पाकिस्तान में या कि पूरी दुनिया में जो मासेस होते हैं उनके साथ भी ये होता है कि उनका अटेंशन स्पैन जो है ना वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल हु रीड्स, हु अंडरस्टैंड्स, ठीक है। इसी वजह से आई थिंक ट्विटर थोड़ा सा मुश्किल है इस्तेमाल करना। अगर किसी प्लेटफॉर्म को आप मुश्किल बनाएंगे इस्तेमाल करना, तो जो आपकी सोसाइटी का पढ़ा लिखा तबका है वो उस प्लेटफॉर्म पे आएगा। अगर वो उस प्लेटफॉर्म को बहुत आसान बनाएंगे तो उसमें मासेस आएंगे। बाद में थोड़ा सा मैंने अंडरस्टैंड किया तो समझ आया। तो हमारा जो मासेस हैं, जो आम पाकिस्तान है, उसका जो अटेंशन स्पैन है वो गोल्ड फिश वाला है, ठीक है। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्रीज़ है और किताबें हैं वो हर कोई नहीं पढ़ता, हर कोई डॉक्यूमेंट्री देख नहीं सकता, 1 घंटे की बोरिंग लगेगी, बेकार लगेगी। लेकिन अब इस उम्र में आकर ना मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है डॉक्यूमेंट्रीज़ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि ख्वाहिश है यार किताबें पढ़नी है और ये सारी चीज़ें। सो ये एक डिफरेंस है। तो प्लेटफॉर्म की तो कोई गलती नहीं हुई इसके अंदर। नहीं, लेकिन एक ज़माना होगा कि आप भी कंपैरिजन करते होंगे यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स वाला, क्योंकि एक बहुत ज़माने में एक रेस रही है कि यार ये तो यूट्यूबर्स हैं और ये तो टिकटॉकर्स नहीं, ऐसे होते हैं, और ये यूट्यूबर्स हैं कैसे। एक तरह सुपीरियॉरिटी का वो रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो उस वक्त के बिल्कुल इनिशियल के यूट्यूबर्स है। शायद आप इससे एग्री करें या ना करें। नहीं, मेरा नहीं रहा।
आपका तो नहीं रहा होगा, लेकिन वैसे इंडस्ट्री में ये कह सकते हैं कि हाँ उनका वो कंटेंट देखकर ये बोल सकते हैं हाँ क्वेश्चनेबल कंटेंट था, ये किस तरह का कंटेंट है, ये क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। सही है। चलो कंटेंट की आपने बात की, भी मैं बहुत सारी इससे बात नहीं करनी है। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, और ख़ास जो आपके तारुफ में बात आती है वो ये कि आपने इंडस्ट्री की इवॉल्व होते देखा। आप उन चंद लोगों में से हैं जो बिल्कुल 1 दहाई से कंटेंट कर रहे हैं, जहाँ कोई भी नहीं करता था। और लोग तो अब भी नहीं मानते किसी को बताएं आप पॉडकास्ट करते हैं, चैनल है, अच्छा ठीक है काम क्या करते हो, ये सवाल अभी तक होता है। तो आप तो तब से हैं जब जो है बिल्कुल ही नहीं, काम भी नहीं होता था, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी, सोचो आपको पे भी नहीं होता था। तो यार क्या मोटिवेशन लेके आप आगे थे इस काम की तरफ? अच्छा मेरे इसमें कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं है कि मैं इस कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में आ गया, वो तो हम तुक्के में आए थे ना, फ्लूक में आए थे। बेसिकली हम सारे दोस्त थे, बैरिया यूनिवर्सिटी से निकले और जो है फिर उसके बाद एक टीवी शो में चले गए। बैरिया यूनिवर्सिटी में एक ना ड्रामेटिक सोसाइटी का हमारा एक पूरा एक टीम हुआ करती थी। तो हर जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अंदर एक इसी तरह से ड्रामेटिक सोसाइटी होती है, जो बच्चे इतना ज़्यादा उनका ज़्यादा जिन लड़कों का या लड़कियों का शौक़ होता है इन चीज़ों के अंदर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं उनको, जो भी कहते हैं, तो उनका अगर इंटरेस्ट इस चीज़ में होता है तो फिर वो उस चीज़ में थ्राइव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये था कि हमें जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी देखनी है, हमें जो है वो ड्रामे, जो स्टेज ड्रामे होते हैं ना, वो दोस्तों के साथ प्लान किया, बनाया। दोस्ती वहीं पर ही हुई थी हमारी, स्टेज पर ही दोस्ती हुई थी मेरे जितने भी कराची इवेंट्स के बॉयज़ हैं। एंड देन फिर हम किसी एक टीवी शो में गए थे, नाम नहीं लूँगा उसका, तो उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। 2014 की बात है। कॉमेडी का शो था? कॉमेडी, अच्छा कॉमेडी शो था, लेकिन हम जो भी वहाँ पर कंटेंट लेकर जाते थे वो रिजेक्ट हो जाया करता था। तो और बदतमीज़ी के साथ रिजेक्ट हो जाया करता था। तो हम थोड़ा डिसअपॉइंट हुए। तो मेरा जो दोस्त है मानी, मेरा भाई, तो उसने मुझे बोला कि यार क्या करें। मैंने बोला यार मेरे पास कैमरा है, वो पता नहीं मुझे नाम याद नहीं, आई थिंक वो कैनन का D200 इस तरह का कैमरा था। अच्छा, जो नए नहीं आप DSLR वो वाला ज़माना आया था वो टाइम। तो मैंने बोला मेरे पास कैमरा है और मेरे जो घर का नीचे वाला हिस्सा है वो खाली है, मतलब मेरे पास लोकेशन है। सही है। और कहने लगा कि मुझे एडिट आती है। मैंने बोला वॉइस तो है हमारे पास, और एक्टिंग करने का तो मैं सबको शौक़ है, और फ़ारिग तो हैं, फ़ारिग इन सेंस कि हमारा इंटरेस्ट है, हमें ये बस करना है यार तफरी के लिए, सिर्फ मजाक मस्ती के लिए, दैट्स इट। दोस्त हैं और इस तरह की कोई कंटेंट बनाते हैं। और बात 2011 की 2014 की बात है, 2014 की बात है। और उसके बाद ही फिर इस तरह से शुरू हुआ, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, एंड देन फिर वो हमारा एक काम शुरू हो गया था। अच्छा, उस वक्त मुझे नहीं पता होता था कि व्यूज़ कितने हैं। पहली वीडियो हमारी एक तरह से ना वो हिट हो गई थी, तो उसमें जो है वो उसमें सिर्फ शेयर्स दिखते थे उस वक्त। फेसबुक पे होती थी और उसमें सिर्फ शेयर्स दिखते थे, लाइक्स दिखते थे, कमेंट्स दिखते थे। पोस्ट सिर्फ फेसबुक पे करते थे? हम फेसबुक और यूट्यूब पर पोस्ट करते थे, लेकिन मेन तो हम फेसबुक को ही देखते थे। यूट्यूब पे इतने व्यूज़ नहीं आते थे। मैंने जैसे बताया ना कि वहाँ पर जो बैन था ना यूट्यूब, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था एक तरह से देखा जाए तो। इंस्टाग्राम भी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। 2015 के बाद वो उसकी जो है ना एक शोर मचा था। क्या तो इस तरीके से जब कराची वाइन्स की बुनियाद डली, इसी तरह से इस तरह से कराची वाइन्स की बुनियाद, मुझे नहीं पता था मैं यूट्यूबर हूँ, अब मुझे नहीं पता था कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे नहीं पता था, हमें नहीं पता था हम क्या हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, दैट्स इट। आपकी डिग्री तो मीडिया की नहीं थी ना? अच्छा, आपकी डिग्री ऑलमोस्ट बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट थी। बीबीए की साइड था मैं। सही, ज़िंदगी में काम आ रहा है बीबीए भी या नहीं? अभी ज़िंदगी में तालीम काम आती है भाई, बीबीए भी काम आ रहा है, मतलब उसकी तालीम ऑब्वियसली। हाँ, ये मैंने स्टोरी एक और पॉडकास्ट के अंदर बताई थी कि मैं बैरिया यूनिवर्सिटी में था और लास्ट ईयर में ड्रॉप आउट हुआ था, और मेरे पास डिग्री नहीं है बीबीए की, लेकिन मैंने बीबीए है। अच्छा, ड्रॉप आउट कह सकते हैं। और जब मैं इसको ना इतना ज़्यादा शोर नहीं बचाता कि ग्लोरीफाई नहीं करते उसका रीज़न है ना कि मैं इस वक्त माशरे में देखता हूँ कि यार ड्रॉप आउट मार्क ज़करबर्ग अलग है ड्रॉप आउट, मैं अलग ड्रॉप आउट हूँ। तो मैं ऐसा ही नहीं है कि आई एम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी, नहीं है, ड्रॉप आउट हो गया, दैट्स इट। हाँ, ऐसा नहीं कि पढ़ाई में बुरा था, पढ़ाई में सॉलिड था, लेकिन बस अपनी ट्रैवलिंग की वजह से या फिर कम क्लासेस अटेंड करने की वजह से हुआ था, बेसिकली सिर्फ ये सीन था। सही हो गया यार। रिसेंटली हमने आपका पॉडकास्ट का बहुत देखा, आपने इतनी जल्दी इसके अंदर इवॉल्व किया और आप आए हैं और जो कहते हैं आए और छा गए एकदम से, जो है ना आपकी, मतलब हम देखिए चीज़ें एक ब्लॉग से, और जो भी आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, फूड रिव्यूज़ बना रहे हैं, वाइन्स बना रहे हैं, उसके बाद से पॉडकास्ट पे आने का डिसीजन या जो इंस्पिरेशन बेसिकली आपने कहाँ से लिया आपने? क्योंकि वहाँ तो आप वाइन्स बना रहे थे, वाइन से पॉडकास्ट पे आने का बहुत मतलब सोचना पड़ता है कैसा है। आपकी क्या थॉट किया था इसके पीछे? आई थिंक आई ग्रू कम्प्लीटली।
मैं इसको थोड़ा सा और लंबा करके बता सकता हूँ कि हुआ क्या था। जी, आप जब कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, ठीक है, आम लोग तो नहीं समझते इस चीज़ को, और वही वाली बात है कि ये तो काम है ही नहीं, तुम काम क्या करते हो एक्चुअल में। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया और मैंने बोला अपने आप से, स्पेशली 2017-2016 के बाद जब हम लोग इस्टेब्लिश हो गए बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, कि नहीं यार ये अब हमारी फील्ड है, अब हम प्रॉपरली ब्रांडेड डील्स करते हैं। 2017 के बाद हम लोगों ने सॉलिड ब्रांडेड डील्स करना शुरू कर सॉरी मैं यहाँ पे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। जब क्या मतलब इस्टेब्लिश हो गए, इस्टेब्लिश होने से पहले कि कंटेंट क्रिएशन और इस्टेब्लिश होने के बाद थोड़ा सा फ़र्क बताएं। जब एक कंटेंट क्रिएटर इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है? इस्टेब्लिश का मतलब ये है कि आपके पास ब्रांड्स आना शुरू हो जाते हैं कि यार ये हमारा प्रोडक्ट है। जिस तरह से हम लोग ऐड बनाते हैं टीवी पर, ठीक है, तो हमारा एक ऐड का बजट होता है। न्यूज़पेपर में हम ऐड चलाते हैं, उसका एक बजट होता है। हम सोशल मीडिया पे डीवीसीज बनाते हैं, उसका एक बजट होता है। उसको स्पॉन्सर करने का अलग बजट, उस वक्त तो खैर बूस्टिंग का चक्कर नहीं था, लेकिन ये है कि डीवीसी बनाने की भी कॉस्ट होती है। तो आपके थ्रू, हम आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपनी ये चीज़ प्रमोट करवाना चाहते हैं, दैट्स इट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बाहर से शुरू हुआ है, ऑफ कोर्स यूएस से, एंड देन फिर उसके बाद पाकिस्तान आया। कुछ याद है सबसे पहला जो स्पॉन्सर मिला या सबसे पहले जो डील मिली? 110% याद है। मिल के कैसा, क्या फीलिंग थी और कैसे मिला, किस तरह अप्रोच किया आपको? कॉल आई, इट्स अ फनी स्टोरी, इट्स अ फनी स्टोरी। फेसबुक पर कराची वाइन्स के जो पेज है ना, उसके ऊपर हमारा एक मैसेज आता है हमें, एक बंदे का नाम शाकिर। तो उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे अपना जो है ना रेस्टोरेंट प्रमोट करवाना है, तो आप मेरे रेस्टोरेंट में वीडियोस बनाएं। तो मैं तो एक्साइटेड, मैंने बोला बहुत आला। मैं गया मानी के साथ, मैंने बोला आ जाओ मीटिंग करते हैं मानी, हमारे पास जो है ना वो ब्रांड आया है, ठीक है। और हमने सुना कैसे था कि दानिश अली को हमने देखा था, दानिश अली को हमने देखा था कि उसने कॉर्नेटो के साथ काम किया है, ठीक है, अपनी वीडियो के अंदर बीच में प्रोडक्ट इंटीग्रेशन की है कॉर्नेटो की, और इसके अलावा 1-2 ब्रांड्स की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन बड़े ब्रांड्स, सही है, बहुत बड़ा ब्रांड है कॉर्नेटो उस वक्त के लिहाज से भी और आज भी। और मेरे लिए तो ख्वाब था कि यार कॉर्नेटो के साथ, वॉल्स का ब्रांड है, मजाक नहीं है, इनके साथ हो गई डील तो फिर वॉल्स के, फिर बाकी आपके पास जो है ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फिर बाकी भी ब्रांड्स आ जाते हैं वगैरह वगैरह। सो हाँ, मैंने बोला लाल किला इट्स अ रेस्टोरेंट, राइट। तो हम जब पहुँचे बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कितनी वीडियोस, हमने बोला हम जितनी वीडियोस आप बोलेंगे, हमारा तो काम ही है डील करना भी नहीं आ रहा था शुरू में। मैंने बोला जितनी आप कहेंगे, जितनी वीडियोस कहेंगे बना लेंगे, कह लेंगे ठीक है। तो और पैसे कितने लेंगे? मैंने बोला पैसे, मुझे लगा देखो हमारे ना 7-8 लड़के हैं, हम पूरा एक टब्बर लेकर चलते हैं, पूरी सुजुकी लेकर चलते हैं बॉयज़ की ना, तो मैं इतने सारे लड़के हैं हमारे। तो मैंने बोला कि यार मुझे लगा हमारे खाने का सीन होगा सिर्फ, इंटरेस्ट था यार, खाना मिलेगा। तो मैंने ये प्लान किया था मानी के साथ कि ना एक दिन में हम 3 वीडियो शूट कर लेते, तो हम यहाँ पर एक दिन में 1 वीडियो शूट करेंगे सुकून से, जाएंगे खाने ज़्यादा हो जाए ताकि जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, खाना खाएंगे, वापस आएंगे, फिर अगले दिन इसी तरह से करते रहेंगे, एंजॉय करेंगे। बोला नहीं, पैसे बताएं। अब मैं तो परेशान, मैंने बोला आप बताएं, डायरेक्ट मैंने बोल दिया कि आप ही बताएं कितने। तो उन्होंने कहा कि 5 वीडियोज़ के 50,000 रुपये। इट वॉज़ अ लॉट ऑफ मनी। उस वक्त बिल्कुल ही नहीं है ना, पैसे ही नहीं है, तो उसके लिहाज से आई थिंक ये बहुत ज़्यादा पैसे थे हमारे लिए। देन अलग से उन्होंने वाउचर्स भी दे दिए थे कि यार ये 20-30 वाउचर्स हैं आपकी फ़ैमिली के लिए। भाई बहुत पैसे, सारे लड़कों में डिवाइड करना, ये सारा सिस्टम करना। तो ये स्टार्ट हुआ था हमारा पहला ब्रांड। यार यहाँ पे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, जो ऑब्वियसली एक बहुत से लोग अब भी मिलते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, उसके बाद जब पैसे आना शुरू होते हैं तो ग्रुप्स के अंदर बहुत से, मैं नहीं कह रहा आपका मुझे सीन नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पे होता है कि उसके बाद से मसले देखने में आते हैं। बनाया तो सबने था, सबने बहुत इक्वल मेहनत डाली, एफर्ट डाली, लेकिन जब मोनेटाइज हो गया तो फिर थोड़ी सी जो है रस्सा कशी शुरू होती है। खुदा ना खास आप तो इससे नहीं गुजरे इस प्रोसेस से? ओह ना, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। सो खैर मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो एक कारोबारी फैमिली से, इतना बड़ा कारोबार नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग है कारोबार की। कारोबार करते हुए लोगों को देखा है, और पूरा बचपन मैंने मेमनों के साथ गुजारा है। मेरे बहुत मेमन दोस्त हैं। सो मेमनों की क्वालिटी ये होती है कि जो भी उनके मेरे इवन जो मेरी एज के दोस्त थे ना, उनका माइंडसेट ही बिज़नेस का होता है कि भाई इस तरह करना है, इस तरह कंपनी बनानी है, इस तरह लोगो चलाना है, ये होता है, इस तरह रिस्क लेना है। तो मुझे मेरे अंदर ये क्वालिटी थी जिसको आप लीडरशिप क्वालिटी भी कह सकते हैं कि मुझे लीड करना आता था। तो कराची में जो स्टार्ट किया था मैंने और मानी ने, तो हमारा जो पहला ब्रांड आया था आई थिंक वो 2 साल बाद आया था, 1.5-2 साल बाद आया था, 1.5 साल बाद आया था। तो तब तक मैं और मानी लीड करते थे इसको। तो इसको एज अ बिज़नेस हमने इस्टेब्लिश कर दिया था। तो पूरी टीम नहीं थी, पूरी टीम को हमने एज एन एक्टर्स ट्रीट किया हुआ था। वीडियो का कॉन्सेप्ट बनाना, कंटेंट बनाना, सारी चीज़ें, लोकेशन मेरी, डायरेक्शन मानी की,
कैमरा, एडिट मानी की, तो मैं और मानी बेसिकली चला रहे थे। ओके, मतलब इक्वल स्टेक्स नहीं है सबके? इक्वल स्टेक्स नहीं था, स्टार्ट से नहीं था। तो ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड थी, वो सारे जूनियर थे हमारे बॉयज़, एंड आई लव। सही है आप। मतलब ये कि आसिम हो जाए, सलमान हो गया, शहबाज हो गया, सही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका ब्रांड्स आना शुरू हो गए, चैनल सक्सेसफुल होगा, कराची वाइन्स की पूरे पाकिस्तान में धूम मच गई। अपना चैनल बनाने की क्या मतलब आपने डिसाइड किया? इसके पीछे भी अलग थॉट थी या सबको ऐसा ही करना चाहिए, जब आपकी अपनी अपनी फेस वैल्यूज़ बन जाए तो फिर आपको अपना इंडिविजुअल चैनल बना लेना चाहिए, रिकमेंडेड है ये? यार बात ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था इस बारे में ना कि अपना अलग चैनल क्यों बनाऊँ मैं, कैसे बनाऊँ, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेरी मानी के साथ डिस्कशन होती थी। क्योंकि देखो मेन चीज़ ये ना, अगर हम लोग, मैं इधर तक आया हूँ तो उस लड़के की वजह से आया हूँ, चाहे वो पैसे की बात हो और चाहे वो इन चीज़ों की बात हो। हमने ना बड़ा ये कॉन्वर्जेसन बड़ी खुल के करते हैं हम ना, और 1 रुपये के लेन देन में 1 रुपये की हेर फेर का चक्कर ही नहीं है दोनों में। इतना ओपन है हम पैसों के मामले में कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्योंकि उसके बाद जो मैंने लोगों से डील की या लोगों को डील करते हुए देखा, तो मैंने देखा कि यार यहाँ तो बड़ी 2 नंबर ही है। मैं और मानी तो हम अलग ही जोन में चलते थे कि यार ये पैसे हैं, हाँ भाई तू रख ले, नहीं तू रख ले, चलो इसको हाँ इस तरह से कर ले, ये डिवीजन बना, ये परसेंटेज बना, क्लियर है, एक लॉ बनाया हमने, क्लैरिटी थी। सो अगले जब चैनल की बात आई, मेरा बचपन से एक ही शौक़ ना, क्योंकि वालिद साहब को ट्रैवल करते हुए देखा, ठीक है, वालिद साहब को ट्रैवल करते हुए देखा, तो यही था कि यार मुझे ट्रैवल करना है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर करूँ, पाकिस्तान से बाहर करूँ, जो भी पैसे कमाऊँगा उधर ही लगाऊँगा, और आज भी यही करता हूँ मैं ना। तो ट्रैवल करना जब शुरू किया तो मैंने बोला यार ये तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, बचपन में एक शो देखता था मैं, मुसाफिर हूँ यारों के नाम से, अच्छा, ठीक है, स्टार प्लस पे आता था। इतना ज़्यादा शौक़ था मुझे, और मैं आऊँगा प्रॉब्ली 10 साल का या 9 साल का, तो मैं शो देखता था कि वो ये लड़की जो है वो सिंगापुर में जा रही है, ठीक है, और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ खाने खा रही है, लोगों से मिल रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपीरियंसेस कर रही है, म्यूज़ियम्स जा रही है वगैरह वगैरह। मैंने बोला यार ये शो देखता था। एंड देन उसके बाद जब 2017 आया ना, मैंने बोला यार मैं इस तरह का, मुझे ट्रैवल शो का बचपन से शौक़ और आज भी शौक़, मैंने बोला यार मुझे इस तरह से कुछ ट्रैवल शो करना है। मुझे ना हिस्ट्री, मुझे जो है वो कल्चर्स में बड़ा इंटरेस्ट है, फूड में इंटरेस्ट है, लोगों में इंटरेस्ट है, जगह में इंटरेस्ट है, मुझे इस तरह का कुछ करना है। सो जब मैं चाइना गया तो मैंने प्लान किया कि मैं ना इस तरह से कुछ बनाता हूँ व्लॉग स्टाइल में, क्योंकि उस वक्त तक व्लॉग्स आ गए थे 2017 तक ना। मैंने बोला व्लॉग स्टाइल में कुछ मैं करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो हमने बनाए, लेकिन ये कि कराची वाइन्स पे जब मैंने अपलोड किया ना, तो उस पर तो व्यूज़ ही नहीं थे। फेसबुक पे, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे। क्योंकि अब दोनों में व्यूज़ नहीं है, 2015 के बाद से यूट्यूब आ चुका है, तो अब हम दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो 2017 में जब हम लोगों ने अपलोड किया, तो ये तो देखकर मुझे डिसअपॉइंटिंग हो गई कि ये तो ब्रो सीन ही नहीं है, लोग देखने का मूड ही नहीं है, क्या कर रहे हैं ये, वीडियो कब आएगी, फ़नी वीडियो कब आएगी, ये क्या बकवास है। मैंने बोला ये क्या हो गया, तो दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता क्या यहाँ पे। और मेरा इंटरेस्ट अब बढ़े जा रहा, क्योंकि एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब मैं निकल रहा हूँ मुल्क से बाहर, अब मैं किसी एग्जीबिशन में जा रहा हूँ या पैसे जमा करके दोबारा मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, तो अब मेरा इंटरेस्ट बढ़े जा रहा है उस चीज़ के अंदर। अब इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है ना कि मुझे वीडियोस बनानी है, मुझे बताना है यार, मेरा दिल है वो, मेरा ख्वाहिश है, लेकिन लोगों का तो इंटरेस्ट ही नहीं है देखने का। देन और ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कि ऑडियंस क्या होती है, ठीक है, ऑडियंस को डिवाइड किस तरह करते हैं, ऑडियंस बिल्ड किस तरह करते हैं। दैन उसके बाद मैंने फिर अंडरस्टैंड किया कि आई थिंक नया पेज बनाना चाहिए, ठीक है, नए लोग आए वहाँ पर जो इस तरह के माइंडसेट के लोग हैं, इस तरह के इंटरेस्ट के लोग हैं। क्योंकि देखो अगर मेरा इंटरेस्ट है ना, तो इसका मतलब ये है कि आई थिंक लाखों करोड़ों लोगों का इंटरेस्ट तो और भी लोगों को होगा, और तो लोगों को, अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट होता है ना, तो ये चीज़ दिमाग में रखें कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है। और कराची वाइन से मैंने ये चीज़ सीखी थी, अगर हम कोई ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कोई चीज़ कि अम्मी इस तरह करती हैं, बहन इस तरह करती है, भाई इस तरह करता है, अब्बू इस तरह से ट्रीट करते हैं, मैंने ऑब्ज़र्व की ये चीज़ और मेरे घर में ये चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब सब घरों में हो रही है। इस माइंडसेट के साथ हम वीडियो बनाते थे ना, तो हमारी वीडियो इसी वजह से वायरल होती थी उस वक्त ना। रिलेटेबल वीडियोस और कंटेंट, रिलेटेबल वीडियो जिसको कहते हैं, रिलेटेबल कंटेंट जिसको कहते हैं। सो ये चीज़ मेरे लिए रिलेटेबल थी, ट्रैवल और ये सारी चीज़ें, इसका मतलब भी बहुत सारे लोगों के लिए होगी। तो मैंने बोला यार बिल्कुल ही ज़ीरो से करने वाली चीज़ें करते हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सेविंग की थी। अच्छा, सेविंग कहाँ से की थी? कराची वाइन्स की जो ब्रांडेड डील्स होती थी ना, वहाँ से मेरी सारी सेविंग। अच्छा, इतनी मतलब थी वहाँ से आपकी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से जो भी ब्रांडेड डील होती थी ना हमारी, वहाँ से मेरी सेविंग होती थी। और मैंने अपने साथ मानी को भी इसी काम पे लगा दिया था। अच्छा। हाँ चल यार बाहर चलते हैं, चल यार बाहर चलते घूम के आते हैं, चल यार बाहर चलते घूम के। अच्छा, मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू किए
और मैंने काम करना शुरू किया। एक तरह से इन्वेस्टमेंट है जो मैं कर रहा था उसके ऊपर। घूमने का शौक़ तो है, लेकिन मैं उन जगहों पर, फॉर एग्जांपल टर्की का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, या फिर सबसे पहले मैं गया था उम्रे पर। अच्छा। तो मेरा ये प्लान था कि यार मैं जो हूँ ना इसको बनाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अलबैक हो गया, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए कि यार क्या किस तरह से होता है। एक है वहाँ पर मदीना के अंदर ना एक जगह है जिसको वादी जन कहते हैं, नाम सुना होगा आपने। तो मैं वहाँ गया, मैंने थोड़ा देखा कि क्या है, गाड़ियाँ खुद बहुत चल रही हैं, थोड़ी गूगल पे रिसर्च की तो पता चला ये कोई जेन्युइन का तो चक्कर ही नहीं है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है जिस तरह जिसकी वजह से होता है। और सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया में 4-5 जगहों पर भी है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी तो गधे हैं ज़्यादातर, माजरत के साथ, सॉरी थोड़ी नहीं है इस बार, लेकिन मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं। हम तो हर चीज़ को रिलीजन से जोड़ देते हैं या दूसरी चीज़ों से जोड़ देते हैं, मसला ये है। तो उसमें हुआ ये कि मैंने उस वीडियो में फिर दोनों पॉइंट्स डाले कि अब आपका डिसीजन ये है कि क्या ये वाकई जन है या फिर ये साइंस है। तो वो वीडियो अच्छी गई थी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी। एक और वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि द हीरोज़ ऑफ मक्का, जिसमें क्लीनर्स के ऊपर वीडियो थी। जो क्लीनर्स हैं बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं खाने काबा में, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं वो लोग, उनके ऊपर बनाई थी मैंने। एक वीडियो बनाई थी मैंने कुछ, दे वर लाइक सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट खाने काबा एज वेल। सो इस तरह की, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं टॉपिक, लेकिन लोगों को वो ड्राई टॉपिक्स होते हैं लोगों के लिए। वो अच्छा गया। फिर उसके बाद उसके कुछ महीनों बाद जो है ना, मैं टर्की गया, क्योंकि इलेक्शंस होने वाले थे टर्की में ना, अर्दोगान के। वहाँ गया कि वहाँ इलेक्शंस किस तरह से होते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ इलेक्शंस किस तरह से होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस दिन मैं खड़ा हूँ तो उस दिन मैं दिखा रहा था कि यहाँ पर हर कोई गायब है, ठीक है, हर कोई वोट डालने गया है। टर्की का जो वो वोटिंग रेशियो है ना, 80-89% है ऑडियंस का। हर कोई वोट डालने जाता है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से, और कोई जलाओ घिराव नहीं, कोई जहालत नहीं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, मुस्लिम लीग नून और PTI के झंडे लगे हैं हर जगह पर। वहाँ पर इस्तांबुल में या फिर वॉल चौकिंग हो गई, चलो फैज़ाबाद चलो नस्तर पार्क चलो, ऐसी कोई जहालत नहीं है, तमीज़ के दायरे में रहेंगे। कराची में ऐसा भी हुआ है कि झंडे लगाने के चक्कर में दर्जनों लोग मरे हैं। हर एक को तो, स्पेशली पंजाब के लोगों को तो कराची की हिस्ट्री नहीं पता ना, कि कराची में हुआ क्या था एग्जैक्टली पिछले 30-40 साल में। बहुत तकलीफ़ें देखी है कराची ने। तो मैंने फिर उस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल दी थी कि यहाँ पर कोई झंडे नहीं है, एक ही झंडा है टर्की का, और हर जगह लगता है वो, वहाँ लगाते हैं। आपने वहाँ से इलेक्शंस रिपोर्ट किया, आपने वहाँ से पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर कमेंट्री थोड़ी सी की होगी, आपने उस पर भी किया। तो आपको करंट अफेयर्स से भी दिलचस्पी है, क्योंकि अभी हम आगे जहाँ पर आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी पॉडकास्ट की जो इनिशियल जर्नी है उसमें भी हमने देखा पॉलिटिकल पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा आपने की। तो पॉलिटिक्स से और करंट अफेयर्स से सबको इंटरेस्ट नहीं होता, आपको मतलब शुरू से था क्या? हाँ, पापा की वजह से था। अच्छा। पापा की वजह से, पापा का शुरू से इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में, नॉट ओनली इंटरेस्ट, वो बैक इन टू अर्ली 90s वो एमक्यूएम का पार्ट रहे थे, देन एमक्यूएम छोड़ना, उसके फिर रिपरकशंस क्या होते हैं, वो एक लंबी स्टोरी है। वो कभी पापा खुद कभी पॉडकास्ट करेंगे, कहीं तो वो खुद बताएंगे, मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत दर्दनाक कहानी है ऑफ कोर्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिसकी ज़िंदगी रखनी होती है तो वो होती है। लेकिन बात यह है कि हमने तकलीफ़ें देखी हैं पॉलिटिक्स की, और हमने कराची में सारी चीज़ें देखी हैं, तो कराची वालों का इंटरेस्ट बन जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि बहुत इतनी सियासत हुई है ना कराची में कि हर दूसरे बंदे का ना इंटरेस्ट बन जाता था। तो मेरे घर में होता ही यही था, हम लोग पॉलिटिक्स की बातें करते थे, और दादा फिर पिछली बातें कि ज़िया का दौर ऐसा, ये दौर ऐसा, वो दौर ऐसा। तो मुझे एंड देन फिर मेरी फैमिली जो है वो दिल्ली से, इंडिया से माइग्रेट कर आई थी 1947 में। मेरे दादा दादी नाना नानी का ताल्लुक़ जो है वो दिल्ली से है। तो आप तो पूरे बरसग़ीर की हिस्ट्री जोड़ते होंगे साथ ला के। एग्जैक्टली। तो वो हमारी सारी ख़ानदान में डिस्कशन होती थी। तो ये मेरे लिए ना बहुत बड़ी कोई ताज्जुब वाली चीज़ नहीं कि मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज़, समझ रहे हैं आप, ये मेरे लिए बड़ी नॉर्मल चीज़ थी कि पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट होता है, ये मुझे लगता था सभी का होता है। ये मेरे घर में ये बातें चलती थी। ऐसा ही है, नहीं, ये होना बहुत ज़रूरी है। शुरू में अखबार पढ़ते होंगे आप बहुत सारे, हमारा ही बचपन अखबार पढ़ते हुए गुजरा है, और अखबार पढ़ना जो है वो पूरी तफरी होती थी यार, आज किसका कॉलम आया है, किसकी खबर कितने लाइनों पे लगी है, किसकी मेन लीड किसकी है, तो ये प्रॉपर एक साइंस। मैं जंग और उम्मत दोनों पढ़ता था। अच्छा यार, उम्मत पढ़ा आपने? उम्मत के बारे में सुना हुआ है कि वो किस किस्म का, ऑब्वियसली जंग का भी पता है कि वो किस किस्म का है। तो बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों बिल्कुल अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ही है। उसके बाद आती है जनाब आपकी, जो मैं बैक टू द क्वेश्चन, पॉडकास्ट की तरफ आपने जो है वो इनिशिएटिव लिया पॉडकास्ट करने का। इंस्पिरेशन क्या थी पॉडकास्ट करने की, वो थोड़ा सा आप बताने लगे थे, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। तो वो थोड़ा ट्रैवल में हुआ ये था, ट्रैवल के जब मैं व्लॉग्स बनाने लगा, ये सब बनाने लगा, तो उसके बाद टर्की गया, देन अज़रबैजान गया, देन यूरोप गया। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था इस चीज़ के अंदर कि ये इस तरह का काम करूँगा,
लेकिन जब व्यूज़ ही नहीं आते ना आपके पास, जब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं होता देखने का, वहाँ मेरा दिल टूटना शुरू हो गया कि यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग करना चाहिए आई थिंक। फिर उसके बाद मैं फूड में चला गया। फूड मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। मैंने बोला यार दूसरा इंटरेस्ट में चले जाता हूँ, ठीक है, फूड की बात करता हूँ। फूड व्लॉग्स पर अच्छे व्यूज़ आने लगे, लोग जुड़ना शुरू हो गए। मैंने बोला ओके ठीक है, दिस इज़ वर्किंग, दैट्स नाइस। क्योंकि देखो कंटेंट, एज अ कंटेंट क्रिएटर आपकी जर्नी में ना कंटिन्यूसली ना डाउनफॉल, ऊपर जाना नीचे जाना ही चलता रहता है। हर साल कुछ महीने बाद ये ऊपर नीचे होता रहता है। और फिर जब आप उस जोन में चले जाते हैं ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी बोलो उसको, तो तब जो है आप एक तरह से सेल्फ इम्पोस्टर सिंड्रोम में चले जाते हैं, सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि मैं कर रहा हूँ ठीक या नहीं कर रहा। दैन उसके बाद आगे चलते चलते मैंने 2018 में जो है ना पॉडकास्ट का रुझान आते हुए देखा, और वहाँ से जो है ना मैंने बोला यार ये तो बड़ा नेक्स्ट लेवल चीज़ है। दो बंदे बैठे हुए बातें कर रहे हैं, मैं तो काम ही है, मेरा तो काम ही है, मैं तो दोस्तों के साथ बातें ही करता हूँ, हम तो बातें ही करते हैं। और रुझान ये आपने पाकिस्तान से आते हुए नहीं देखा होगा, कहीं बाहर से देखा होगा? नहीं, बाहर से देखा बेसिकली। कौन था यार, कुछ मैंने पॉडकास्ट देखे थे बेसिकली। जो रोगन के होंगे? जो रोगन नहीं था, इट वाज समवन एल्स। ये टर्म मैंने कहीं और से सुनी थी कि पॉडकास्ट की कि ये क्या है यार, दो लोग बैठे बातें कर रहे हैं, ज़बरदस्त। 2019 में मैं यूरोप में था, तो मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई, ही वाज फ्रॉम फिनलैंड। तो उसने मुझे पता है क्या बोला, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं क्या? तब तक मेरा सुनी बात थी ये पॉडकास्ट। हाँ यार, लोग पॉडकास्ट चल रहा होता है पॉडकास्ट। डॉक्टर फिल के नाम से कुछ एक डॉक्टर है, उनका पॉडकास्ट, इनका पॉडकास्ट। तो उस बंदे ने मुझे एक बात की कि यार मैंने बोला आप कोई कंटेंट कंज्यूम करते हो? उसने बोला नहीं, मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ। मैंने बोला मतलब? कह रहा है मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, हमारे यहाँ तो पॉडकास्ट बोला मतलब? हाँ, ये वक्त भी था। हाँ सही है। कह रहा है कि हमारे यहाँ पॉडकास्ट चलते हैं। मैंने बोला वजह बताओ क्यों? उसने बोला उसका रीज़न ये है कि मेरी आंखें ना उसमें कंज्यूम नहीं हो रही होती, सिर्फ मेरे कान कंज्यूम हो रहे थे। तो मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं बाथरूम में हूँ, मैं किचन में हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, या फिर कहीं भी हूँ, तो मैं पॉडकास्ट मेरे कानों में चल रहा है। मैंने बोला ये तो बड़ा फिट सीन है। हाँ, और उसका मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि मैंने बोला मेरा तो एक्सपीरियंस है। 2011 में मैंने बताई नहीं ये चीज़, 2011 में मैं रेडियो जॉकी था, RJ FM 103 पे। अच्छा, या ये वही है। तो ये जो आप ठहर के बोलते हैं इतना, गले का इस्तेमाल जो है आपने रेडियो से सीखा है? आई थिंक सो, या शायद ऐसे ही है। तो रेडियो किया मैंने, वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग कहानी है। सही है। अच्छा, वहाँ वो फ़ैन फॉलोइंग और वो सारा ज़बरदस्त किस्म का शो हुआ करता था, आतिफ एंड दानियाल शो, तफरियाँ, उल्टी सीधी हरकतें करते थे, गलत चीज़ें करता था। मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, जो हम लोग रोस्टिंग किया करते थे उस ज़माने में। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस आ गया था और वो एक शौक आ गया था कि यार बातें करने का। सो 2019 के अंदर मुझे ये चीज़ पता चली ना, तो मैंने बोला ये बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान में जुनैद अकरम ने शुरू किया पॉडकास्ट। अच्छा, जुनैद भाई की एक अच्छी बात यह है कि जुनैद भाई तो बहुत ज़माने से कंटेंट करते आ रहे हैं, लेकिन उस बंदे की क्वालिटी है कि यार वो एक ना ब्रेव बंदा है, ठीक है, वक्त से आगे चलने वाले लोग होते हैं। तो उसने जब ये पॉडकास्ट शुरू किया, मैंने बोला यार ज़बरदस्त है। जुनैद भाई ने भी शुरू कर दिया, और आई थिंक हमारे पूरे रीजन के अंदर ना जुनैद अकरम ने शुरू किया। अगर हम पूरे रीजन में, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ मैं, आई थिंक सो। वी स्टिल नीड टू चेक, लेकिन बहुत ज़माने से करता आ रहा है वो बंदा। आई थिंक 2019 या 2018 से वो करते आ रहे हैं पॉडकास्ट। ये अनडाउटेडली पाकिस्तान में तो ही इज़ वन ऑफ द पायनियर, लेकिन ये कि पूरे रीजन में ऑब्वियसली ये थोड़ा सा बाकी बहुत बड़ा एक वो है, सोचने वाली बात है ये, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये, ऐसे बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक सो कि हमारे पूरे रीजन के अंदर ना, पूरे साउथ एशिया के अंदर सबसे पहले जुनैद अकरम ने स्टार्ट किया। वी स्टिल नीड टू चेक इट, बट स्टिल बहुत बड़ी बात है अपने टाइम से आगे चलना। वहाँ से एक और मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, कि यार बहुत अलग ही काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने सोचा नहीं था, फिर भी मतलब सोचा नहीं था इन द सेंस कि भाई मैं एक लेज़ी किस्म का इंसान हूँ। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, हमारे दिमाग में ना 50 किस्म के आइडियाज़ चल रहे होते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। आई थिंक आपने इंस्टाग्राम मेरा देखा नहीं होगा, बैक इन 2020 ना मैं 2020 की बात है, मेरा जो है ना वो एक प्लेकार्ड की एक सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। बिल्कुल देखे मैंने वो प्लेकार्ड लेके आप उसमें डिफरेंट स्लोगन्स और वो लिखते थे। एग्जैक्टली, सो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी। तो आई वाज सो मच इनटू दैट कि मैंने बोला इंस्टाग्राम पर के ऊपर ही बनाएंगे, क्योंकि हर सारे प्लेटफॉर्म ना अलग अलग होते हैं। आपको सारे प्लेटफॉर्म को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, हर एक की ऑडियंस अलग है, ऐसे ही हर एक का कंटेंट भी बड़ा मुख्तलिफ होता है। सो ये मैंने अपना फिर फोकस इंस्टाग्राम की तरफ चला गया था मेरा काफ़ी ज़्यादा। और फिर उसके बाद जो है इधर ज़्यादा इतना रुझान नहीं था,
कराची वाइन्स भी चल रहा था। मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पर तो वीडियोस चल रही हैं हमारी, ब्रांडेड डील्स और ये सारा काम चल रहा है, तो इंस्टाग्राम पे इस तरह करते हैं। फिर अपना भी मेरा ये था कि मेरे जो अपने फूड व्लॉग चल रहे हैं उनको भी कंटिन्यू रखना है। देन ब्रांडेड डील्स मेरी अपने पर भी चल रही थी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी चल रही थी और कराची वाइन्स पर भी चल रही थी। तो ये मैं एक तरह से सेटिस्फाइड था कि यार चल रहा है काम, लेकिन दिल था यार पॉडकास्ट करने। अच्छा, देन नहीं कर पाया था मैं, बिकॉज कितना अर्सा लगा उसको अपनी सोच को एग्जीक्यूट करने में और चैनलाइज करने में, प्रॉपर प्रैक्टिकल? या आई वाज सो लेजी, मतलब मेरा रिग्रेट है इस चीज़ का। लेकिन खैर हर चीज़ वक्त पर होती है, अल्लाह ताला ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ डिसाइड किया हुआ होता है। और मैं इसको ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है कि मैं 2018 या 17 में पॉडकास्ट शुरू कर देता और करके फारिग हुई होते अभी। एग्जैक्टली तो सब हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो कितना सा लगा शुरू करने में? पहली वाली आपकी कौन सी थी और किस तरीके से प्लानिंग हुई सारी, तरह इसके बारे में? यार ये एक फ़नी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बेसिकली हुआ ये कि कराची में ना बल्दियाती इलेक्शंस आने वाले थे। अच्छा, अब कराची के बल्दियाती इलेक्शंस अल्लाह माफ़ करे वो एक अलग कहानी, हम आगे बढ़ते रहते थे, करवानी नहीं थे हुकूमत को। सो जमात इस्लामी के अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, बड़ी इज़्ज़त करता हूँ मैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सो उन्होंने कहा कि दानियाल, उनसे मेरी मुलाकात थी, सलाम दुआ थी, सही है। तो उन्होंने कहा कि दानियाल मुझे तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करना है। अच्छा। उन्होंने मुजम्मिल के साथ पॉडकास्ट कर लिया था, सैयद मुजम्मिल हसन जैदी जी, उनके साथ पॉडकास्ट किया हुआ था उन्होंने। तो उन्होंने बोला भाई मुझे तुम्हारे साथ भी पॉडकास्ट करना है, क्योंकि तुम्हें तो मैं जानता हूँ और तुम्हें तो नॉलेज भी है कराची की, और दुख तो मेरा है कराची का, बहुत पुराना दुख है, बहुत पुराना। और मैं तो फेसबुक पर लिखता रहता था कराची के बारे में, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम माइंडसेट के साथ भी लिखता था, क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा था। खैर, सो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करना है। मैंने बोला मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, और मैं पॉडकास्ट करने का प्लान तो कर रहा हूँ अच्छा। लेकिन कुछ टाइम लगेगा। अच्छा, ये काम ना, ये फंसी से बात करें आप, ये चीज़ हम अपने आप को ये दिलासे देते आ रहे थे, हाँ करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, जल्द करेंगे, प्लान है, कमिंग सून। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि यार इतने सारे लोग कर रहे हैं पॉडकास्ट और इस तरह से बैठकर बातें कर रहे हैं, तो आई डोंट नो कि मैं बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा। आई डोंट नो मैं हम जब बातें कर रहे हैं तो इस बात को मैं आधा घंटा कोई बात कर सकता है नहीं कर सकता। मुझे ये चीज़ नहीं थी इन द सेंस कि अपने ऊपर सेल्फ डाउट में था, मुझे लगता था मैं नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जब ये पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, फ़ौरन इक्विपमेंट मंगवाया और अगले दिन। अच्छा, फ़ौरन इक्विपमेंट बना के आपने फ़ौरन ही कहा चलो भी करते हैं, और ये भी करो। भाई लाइट तो होती थी, आपको लाइट तो होती है ना, लाइट तो ऑलरेडी थी, कैमरे भी थे, स्टैंड्स भी थे, ऑडियो सेटअप पूरा, सिर्फ और सिर्फ माइक चाहिए था और रिकॉर्डर चाहिए था, दैट्स इट। अच्छा, 2 माइक और 1 रिकॉर्डर। वाह। हाफिज़ साहब ने मुझे बोला कि तो मंगवा लो। मैंने बोला मंगवाना तो है मुझे। कह रहे हैं भाई मंगवाना मंगवा लो। मैंने बोला हाँ यार हाफिज़ साहब मेयर बने या ना बने, लेकिन आपका पॉडकास्ट वो बना दिया उन्होंने। मैं देता हूँ क्रेडिट, लेकिन आज भी क्रेडिट देता हूँ इस बात का, उन्होंने मोटिवेट किया इस बात पे। थैंक यू हाफिज़ साहब, आपने बहुत अच्छी पॉडकास्ट शुरू करवाई है यार, तो आपको भी सवाब जाएगा पूरा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी सदका जारी है उनके लिए। लेकिन यार बेहतरीन है वो, हमने पॉडकास्ट बिल्कुल देखा था आपका, और तब वाली पहली वाली पॉडकास्ट और आज वाली पॉडकास्ट में जो एवोल्यूशन और जो इम्प्रूवमेंट है ऑब्वियसली एक बहुत एक कमेंडेबल है। लेकिन मैं आपके उस वाले फेज़ में थोड़ा सा रहना चाहता हूँ। पॉलिटिकल पॉडकास्ट का एक पूरा ट्रेंड शुरू होगा था उस ज़माने में, और जिन हाफिज़ साहब का आपने नाम लिया, आई थिंक हाफिज़ नईमुर रहमान इज़ वन ऑफ दोज पॉलिटिशियन जो सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट पे हैं यार। आपने पॉडकास्ट किया, उसके बाद से वो दर्जनों और पॉडकास्ट पे आए, और उसके बाद से मुस्तफ़ा कमाल ने भी आना शुरू किया, फिर नबील कबूल ने भी आना शुरू किया, और उसके बाद से सब ने कहा कि हमें भी बुलाओ। फिर इमरान खान का पॉडकास्ट आया। इमरान खान के पॉडकास्ट तो बिल्कुल ही जो है वो, आई थिंक उससे पहले हुआ था, लेकिन यह कि बहरहाल हाफिज़ नईम इज़ वन ऑफ दोज के जो बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट हो गए। आई थिंक ये बहुत अच्छा इस हवाले से भी है कि 10 मिनट के किसी भी वीडियो में या टॉक शो में आप अपनी क्या ही बात समझा लेंगे। अगर आप अपनी आइडियोलॉजिकल पार्टी हैं, आपने अपनी आइडियोलॉजी बतानी है, तो किसी भी आइडियोलॉजी को बताने का सबसे अच्छा तरीका तो पॉडकास्ट है कि आप तफसील से उसमें जाएँ, डिस्कशन में डी कोड करें, डिकंस्ट्रक्ट करें, सवाल जवाब करें। तो पॉडकास्ट अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता पॉलिटिशियंस के लिए। ऐसा ही है, जिनके पास कोई विजन है, कोई नज़रिया है बताने के लिए। इस पॉडकास्ट को नॉर्मलाइज अगर किसी ने किया है ना पूरे पाकिस्तान में, तो उसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। हवाम को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये वर्ड बताना कि पॉडकास्ट ऐसे ही है। हम तो इमरान खान के साथ मैं थोड़ा सा जो है वो मुजम्मिल हसन जैदी को भी देना चाहूँगा, अगर आप सर्टेनली उस एपिसोड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनको ऑफर आई थी कि आप ये पॉडकास्ट करें। उन्होंने उसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए जुनेद अकरम को भी इन्वाइट किया, साथ मुरू को इन्वाइट किया, मुरू फिर नहीं आ सके, फिर साथ तलहा आ गए और उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ गया। और पूरे इमरान खान ने सारी वही बातें की थी जो वो रोज़ करते थे, लेकिन वो पॉडकास्ट के एक सर्टेन पूरे नाम आ गया पॉडकास्ट का, एंड देन क्या ज़बरदस्त पॉडकास्ट था यार, बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद से जब आइकॉनिक यार, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद से इंडस्ट्री के अंदर एक नया दौर शुरू हुआ। आपका पॉलिटिकल पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस
पॉलिटिकल पार्ट का स्पेसिफिकली कैसा रहा? वैसे मुजम्मिल वाली बात को मैं और ऐड करूँगा, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि वाकई मुजम्मिल को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस चीज़ के अंदर, और मुजम्मिल को एक और चीज़ का क्रेडिट जाता है, हमने जैसे जुनैद अकरम की बात की, मुजम्मिल को ये चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उसने इतना कंसिस्टेंसी के साथ ये काम किया। हर दूसरे 2 दिन के बाद उसका एक पॉडकास्ट आ रहा है, 2 दिन के बाद उसका एक पॉडकास्ट आ रहा है। TBT नाम है, TBT। तो TBT के प्लेटफॉर्म पर 100, 200, 300, अब तो पता नहीं कितने एपिसोड हो गए हैं। स्पीड के साथ उसने काम किया। उसने ये दिखाया पूरी इंडस्ट्री को और हर कंटेंट क्रिएटर को कि यार ये एक नया जॉनरा है, ठीक है, और इसके अंदर आप थ्राइव कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। और मुजम्मिल बहुत पुराना बॉय है, मुजम्मिल हमारे ज़माने का लड़का है, बल्कि हमारे ज़माने का नहीं, हमसे पुराना है ना, मेरा तो हमसे ही पुराना है। वो लॉल स्टूडियो, दादाई कंटेंट कह सकते हैं, बाबाई कंटेंट क्रिएशन, वन ऑफ द बाबाई कंटेंट क्रिएशन यू कैन से 100%। तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको पता था ये चीज़। सो अगेन ये एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चलता है ना कि हाँ यार ये काम करना है, और क्या उसने काम किया है भाई, ज़बरदस्त। इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन यार वो अब लोगों ने वो इतना बेचारा डिसअपॉइंट हो गए, उन लोगों के पॉडकास्ट में जाना छोड़ दिया। वो कहते हैं उसमें से मीम निकाल लेते हैं जिससे जो है ना मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है। ये भी तो है ना, इसको कोई एड्रेस नहीं करता। लेकिन ये कितना खतरनाक होता है दरमियान से मीम निकल के वायरल होना यार। वो आपके साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता रहता है भाई, अब तो होता है। हाँ होता है, अभी क्रिकेटर्स वाले चल रहे हैं तो उसके अंदर तो एंड देन मेरे पर तो बहुत ज़्यादा। हाँ, बल्कि आपको तो आजकल बहुत चल रहे हैं ऐसे क्रिकेटर से आपने पॉडकास्ट किया जो इस टाइम वर्ल्ड कप पे खेल रहे हैं, और आपने से पॉडकास्ट की भी और दरमियान से बहुत सारी मीम्स निकल रही है। और आई लव क्रिकेट, मुझे तो हर दूसरे क्रिकेटर से मोहब्बत होती है उसके काम की वजह से। हाँ आप इख्तलाफ कर सकते हैं, हाँ परफॉर्म नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो राशिद खान हो, सबकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ क्रिकेटर्स की, क्योंकि मैं क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अभी से नहीं, बचपन से, बैक इन 2003, 2004। अच्छा, या अभी रिसेंटली में आपको एशिया कप में देखा, आप श्रीलंका गए हुए थे, वहाँ पे आपने विराट कोहली को देखा? उस्ताद आज़म, और क्या कह सकते हैं यार विराट कोहली का नाम आते ही आपकी नज़रें झुक गई हैं और आपके अंदर एक खास किस्म की कैफियत में देख रहा हूँ, सब खैरियत है? बात ये है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था वो हम गए थे श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, वो उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जो कुछ टाइम पहले डिफ़ॉल्ट हो रहा था, और वो मुल्क जो है पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर जा रहा है अपने खर्चे पर अपने मुल्क को प्रमोट करवाने के लिए। कितनी खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत। आपने देखा है, उन्होंने आपको अप्रोच किया था? एग्जैक्टली, टूरिज्म बोर्ड ऑफ श्रीलंका ने। आप पाकिस्तान में इस तरह से नहीं दिखते कि पाकिस्तान का टूरिज्म बोर्ड जो है बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर आ रहा हो, किसी भी मुल्क के कंटेंट क्रिएटर्स को, चाहे वो मिडल ईस्ट के हों, चाहे वो यूरोप के हों, चाहे यूके के हों, चाहे यूएस के हों, थोड़े पैसे खर्च कर लेकर आ रहा हो पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। ये सोच ही नहीं है हमारी, ये सोच ही नहीं है। और कितनी अजीब सी बात है, और वो पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को बुला रहे हैं वहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी मार्केट नहीं है टूरिज्म के लिए, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हाँ यार कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो पोटेंशियल होगा। बिल्कुल। और हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोटेंशियल है अगर हम लोग कुछ कंट्रीज़ को इस तरह से टारगेट करें। बट ये कि इट डजंट वर्क लाइक दैट। मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बैक इन 2019 मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी इस चीज़ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने की, और बाहर से कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को इनवाइट किया था मैंने। अच्छा। या सो देयर इज़ अ गाय, हिज नेम इज़ ड्रू बिन्स्की, एक बहुत बड़ा ट्रैवल व्लॉगर और बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेरियन है, अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर है। तो उसको बुलाया था मैंने। अच्छा। हाँ, उसका वीज़ा करवाया हमने, उसको बुलाया, उसके लिए एक ब्रांड हमने ढूंढा खर्चा निकालने के लिए। देन उसके बाद खर्चा इन अ सेंस के पैसे ही बता देता हूँ मैं, खर्चा उसका हो रहा था 4 लाख रुपए का, ब्रांड के जो पैसे आने थे 4 लाख रुपए। सही है। लेकिन ब्रांड के पैसे पाकिस्तान में कब आते हैं? काम होने के बाद, बहुत टाइम बाद, कभी बहुत टाइम बाद आते हैं। उसके पैसे मेरे पास 6 महीने बाद आए थे। सो 4 लाख रुपए ये थे। अब टोटल खर्चा हो रहा था 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए का। अच्छा। तो उसमें हाँ, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिप किया था, उसके अंदर मुजम्मिल संजैदी का बहुत बड़ा किरदार है, अपने मुजम्मिल का, हमारे मुजम्मिल का, क्योंकि उसने जो है वो ब्रांड लाने में मदद की थी और उसके वीज़ा में मदद की थी। मैं, मेरा दोस्त बिलाल मंसूर, मेरा एक दोस्त मानी और अजलान, हमने क्या किया, हमने जो है वो इस पूरे ट्रिप को अरेंज किया। अच्छा। ड्रू के साथ प्लान किया, ड्रू को आइडियाज़ दिए, ड्रू को कंटेंट दिया पूरा का पूरा, और ड्रू के साथ शूट करवाया। सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन थी कि यार, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट नहीं आई थी
और हमें ये लग रहा था कि यार पाकिस्तान के लिए कुछ होगा, टूरिज़्म के लिए कुछ होगा, तो मैंने बोला यार करते हैं कुछ ना, क्योंकि नया नया पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान चाह रहा है, हमें ऐसा लगता था कि यार पाकिस्तान चाह रहा है टूरिज़्म के लिए कुछ काम करने के लिए, और एक कोविड से पुराना पहले का भी टाइम है ये, तो आई वॉज सो मोटिवेटेड अबाउट दिस कि यार लेकर आते हैं। उसको लेकर आया और उसकी वीडियोस वायरल, इतनी वायरल हुई थी। एक वीडियो उसकी थी कि इज़ एवरीथिंग फ्री इन पाकिस्तान, उसके ऊपर यार आई डोंट नो 50-60 मिलियन व्यूज़ थे यार। अच्छा, 50-60 मिलियन व्यूज़ यार, इमेजिन पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी थी। अमेजिंग यार। इन दैट सेंस कि बहुत लोगों ने देखी थी वो वीडियो, बहुत लोगों ने वो वीडियो देखी थी। तो 7-8 लाख खर्चा फिर आपने अपनी जेब से इन्वेस्ट हाँ किया? हाँ, हम लोगों ने अपना किया था, मेन तो मैंने ही किया था बेसिकली, और ये मोटिवेशन थी कि यार कुछ अच्छा सीन हो जाए, बहुत आला सीन हो जाए। लेकिन ये है कि एंड देन अगला एक और था, अलीन को मैंने किया था यहाँ पर होस्ट। अलीन नास डेली की एक्स गर्लफ्रेंड, उसको यहाँ 18 दिन के लिए होस्ट किया था, इसी बेसिस के ऊपर उसका कंटेंट जो है ट्रैवल के हवाले से पाकिस्तान आएगी, ट्रैवल का कंटेंट बनाएगी, हमारा नाम होगा। एंड देन फिर मैंने कोशिश ये की कि मैं जो है ना गवर्नमेंट को ये बोलूँ कि यार बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, फॉर एग्जांपल केसी नाइस्टाइट, अच्छा ये लोग तो फ्री में आए थे क्योंकि इनको पाकिस्तान ट्रैवल करना था। सही है, पाकिस्तान ट्रैवल करना था फॉर द सेक ऑफ कंटेंट, ठीक है, तो उनको पाकिस्तान ट्रैवल करना था, लेकिन मैंने इनवाइट किया था, इनवाइट इन दैट सेंस कि ये लोग कंफर्म नहीं था कि यार किसके पास जाएंगे पाकिस्तान में, क्या करेंगे। सो मैंने इनको समहाउ रीच आउट किया है और इस तरह से हुआ। लेकिन कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनका मेरा था यार ख्वाहिश के यार इनको बुलाना चाहिए, मैं जानता तो नहीं है लेकिन इनको बुलाएंगे ना मज़ा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल केसी नाइस्टाइट, अच्छा, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा व्लॉगर, बाबाई व्लॉगिंग, नो डाउट। अब उनके प्राइस से मुझे पता चले तो मैंने बोला यार ये प्राइस तो मैं नहीं दे सकता अपनी जेब से, पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ से दूंगा, ना ही कोई ब्रांड अफोर्ड कर सकता, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। एंड देन इसी तरह से कुछ ना कुछ डील बन सकती है सारे क्रिएटर्स के साथ, बाहर के क्रिएटर, चाहे वो यूएस के हों, यूके के हों, मिडल ईस्ट के हों, पूरे प्लान के साथ, बट किसी का कोई इस बारे में इंटरेस्ट था नहीं। सो बस मुझे रिग्रेट तो नहीं, क्योंकि मैंने सीखा बहुत था उन दोनों से ना, लेकिन थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो होती है ऑब्वियसली। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की कि कोई प्लान ही नहीं गवर्नमेंट का, उस वक्त भी नहीं था, उस वक्त कोई प्लान ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कोई प्लान है, लेकिन कोई प्लान नहीं था ब्रो, कोई सीन नहीं था। हाँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तब फवाद चौधरी आई थिंक यार आई थिंक ये जो बुखारी, क्या नाम, जुल्फी बुखारी, अच्छा, वो आपसे ग्रुप में थे? नहीं, वो जुल्फी बुखारी आई थिंक उस वक्त जो है ना, वो नहीं, गवर्नमेंट का कोई नहीं था हमारे साथ। फॉरेन अफेयर्स नहीं अप्रोच तो आपने उनको किया होगा ना कि आप ये करें या ऐसा ना करें, हमें ही आपसे डायरेक्टली मैंने अप्रोच नहीं किया था, हमने 2-3 लोगों से बात की थी और हमें लगा कि वो बात आगे जाएगी, लेकिन आई डोंट नो बात आगे गई या नहीं गई। समझ रहे हैं आप? सही है। सो बात ये है कि उस वक्त ये लोग थे एंड कुछ ख़ास हुआ नहीं टूरिज़्म के हवाले से। आप जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, आपकी उस वक्त इमरान खान से मुलाकात हुई थी आई थिंक, और हम अभी आ रहे हैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट के ऊपर। इमरान खान से मिलने का एक्सपीरियंस और इमरान खान के बारे में थॉट्स उस वक्त आपके क्या डेवलप हुए थे, उसको देख के सेंटिमेंट्स क्या बने थे? 2020 के जनवरी में मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान से, जब सारे क्रिएटर्स को उन्होंने बुलाया था, यूट्यूबर्स को बुलाया था, आपको याद होगा? बिल्कुल याद है। तो मैं तो फ़ैन, इमरान खान फ़ैन, आई स्टिल लव इमरान खान ऑफ कोर्स। क्या बात भाई, मैं क्रिकेट, मैंने आपसे बोला क्रिकेट का बहुत बड़ा शैदाई हूँ मैं, और इमरान खान से बेहतर लीडर हमें क्रिकेट के अंदर नहीं मिला है। क्रिकेट में, सिर्फ क्रिकेट में? मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं। इमरान खान से बेहतर लीडर हमें क्रिकेट में नहीं मिला है, ठीक है। तो वो उनकी कैप्टनसी का, उनके काम का, दैन उसके बाद शौकत खाना, दैन उसके बाद पॉलिटिक्स, दैन प्राइम मिनिस्टर बनना, ये सारी चीज़ें, एक वो परसोना देखना, तो उसकी ख्वाहिश थी कि यार मिलना है। तो जब मैं मिला तो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। मुझसे तो सवाल ही नहीं हुआ था उस वक्त बैठ मैं हिम्मत ही नहीं थी कि मैं सवाल करूं कि वो बंदा जो है वो, हम लोग आई थिंक बनीगाला में उनका वो बैकयार्ड है जहाँ से पूरा आई थिंक बहुत बड़ी इस्लामाबाद दिखता है शायद वहाँ से ना पूरा, जहाँ वो अक्सर इस तरह आपने पिक्चर देखी होगी उनकी। सो शायद जॉगिंग वॉगिंग करके आ रहे थे, सो आकर खड़े हो हमारे सामने, तो वहाँ देखकर मेरी तो थोड़ी सी हवा ही निकल गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा कोई कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं, ना इतनी ज़्यादा मेरे कोई ताल्लुकात के, मैं बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी मिला हूँ। सो मैं तो यूँ हो गया था कि बात क्या करूँगा। वो सबसे बोल रहे हैं आपका क्या सवाल है, आप बताएं, आप कुछ बताएं। मेरा एक ही सवाल, मेरे तो दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी। क्या? अच्छा, वो फिर हमने डिस्कस कर लिया था कि यार ये सवाल हम 2-3 लोगों का ही है, तो एक काम करते हैं, एक ही बंदा पूछ लेता है, क्योंकि मैं फिर तब तक मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि मैं तो सवाल करूँगा। अच्छा, हाँ, और एक ही सवाल था। मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। वो ये था, मैंने और सलमान पारिक ने डिसाइड किया, मैंने बोला सलमान पारिक तुम ये सवाल कर लो कराची के बारे में ना, कि कराची का क्या हुआ, कराची के बारे में आपने कुछ क्यों नहीं किया अब तक, तो यही था।
तो मेरा भी यही सवाल बनता था, मेरा भी ये सवाल था उस वक्त कि कराची में आप 2020 शुरू हो गया और 2018 में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और तब तक कराची के जितने भी उन्होंने विज़िट किए, उसके बाद भी विज़िट किए, एक बार भी वो कराची में स्टे नहीं किया उन्होंने, स्टे इन सेंस कि रात नहीं गुजारी एक बार भी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी कि यार कभी वो बंदा कराची आता ही नहीं है, ठीक है, एंड देन कराची के बारे में कोई बात ही होती ही नहीं है। कराची के हालात का क्या करेंगे, कराची के हालात कैसे बेहतर होंगे, कराची के क्राइम के बारे में क्या करेंगे। आई नो 18वीं तरमीम के बारे में मुझे पता है, 18वीं तरमीम में जो है वो सूबों के पास इख्तियारात हैं, सूबे नहीं करने देंगे काम वगैरह वगैरह, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर बात ये है कि वो कैंपेन क्यों चली थी वज़ीर आज़म कराची से, ऐसे ही है। और 14 MNA 15 MNA फारिग हैं, 28 MPA बेकार थे, यूज़लेस थे। तो फिर ये पता होना चाहिए था ना कि यूज़लेस हैं। मेरा तो मैं ज़ीरो, मेरी तो कोई उम्मीद होती नहीं फिर, क्योंकि हमें तो कराची वालों को तो आज भी उम्मीद नहीं है ना किसी भी से भी, स्पेशली पीपल्स पार्टी तो ज़ीरो उम्मीद है किसी भी तरह की, ना MQM से यार, ऑफ कोर्स सभी का नाम लूँगा मैं। सो ये जो ख्वाब दिखाना था कि वज़ीर आज़म कराची से, एंड देन पूरे कराची ने वोट भी दिया, जेन्युइनली वोट दिया, 2013 में भी दिया था, 18 में भी दिया। सो इतना बड़ा मैंडेट देने के बाद इफ़ यू कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर कराची, तो फिर तो डिसअपॉइंटमेंट होगी मेरे भाई, बहुत होगी। इस्लामाबाद देखा आपने कैसा है, खूबसूरत। कराची देखें आप ज़रा, इस्लामाबाद के मुकाबले में गटर है कराची, ऐसे ही, ठीक है। और कराची क्या देता है पाकिस्तान को ये भी देखें, पोर्ट है ना हमारे पास, पोर्ट है कराची में, बिज़नेस सारा कराची में, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी आबादी, और रोड्स की हालत देखें, सीवेज की हालत देखें, बारिश होती है पूरा कराची बह जाता है, कचरे की हालत देखें। मेरे घर के बाहर कचरा कुंडी है, मैं एक अच्छे इलाके में रहता हूँ, मैं जहाँ पॉडकास्ट करता हूँ ना, मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे मेयर बनने से पहले। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे, आज अभी मेयर हैं वो, मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे मेयर बनने से पहले। तो वो जब उनकी गाड़ी रुकी, तो गटर बह रहा था मेरे ऑफिस के नीचे, हाँ जहाँ मैं पॉडकास्ट करता हूँ, गटर बह रहा था, गाड़ी से उतर रहे थे अपनी, तो छलांग मारी उन्होंने। ब्रो बंदा बेचारा कमीज सलवार पहनकर आया है, साफ सुथरा पॉडकास्ट में, गेट खोला, छलांग मारी उसने, गटर क्रॉस करना पड़ा उसको, वो नहर खयाम जो बह रही थी वो गटर की नहर क्रॉस करनी पड़ी उसको। मतलब पॉडकास्ट से पहले आपने मेयर की छलांगे लगवा दी आपने। हाँ, उन्हीं के काम की वजह से ना भाई, किसका किरदार किसका है, पावर किसकी है, उन्हीं के पास है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर है सारी की सारी। सो बात ये है कि उन्होंने फिर मुझे आकर बोला ये क्या है, मैंने बोला ये क्या है, मेरे भी सवाल है कि ये क्या है ब्रो, और अभी भी वैसे ही है बाय द वे, आज भी गटर जो है। नोटिस नहीं लिया कि यार ये आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आज मैंने तुम्हारा देख लिया दानियाल, कल से आपको यहाँ नजर नहीं आएगा ये गटर, ये पानी, आई डो नॉट केयर अबाउट दिस। मैं ऐसे तो बहुत सारे काम करवा लूँ मैं, ऐसे तो वही वाली बात है, मुर्तज़ा भाई आप आए हैं, कोई भी आया है, प्लीज़ ये सही कर दें। बात ये नहीं है, बात ये कि भाई सबका सही होना चाहिए यार, बात ये कि सबका सही होना चाहिए, वो तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। कम बैक टू खान साहब, आपने बताया खान साहब को लोगों ने 11 में वोट डाला, 18 में वोट डाला और झोली भर के वोट डाला, 13 में वोट डाला, बहुत ज़्यादा वोट दिए, पॉपुलैरिटी थी। और अभी भी जब बल्दियाती इलेक्शन हुए पूरे पाकिस्तान में PTI बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, पंजाब में जीत रहे हैं, कश्मीर इलेक्शन कौन सा, कराची के आपके, अभी मेयर के इलेक्शन की बात कर रहे थे ना हम, वो इलेक्शन की बात करें तो PTI को वोट थोड़ी पड़ा कर, मैं वही पूछ रहा हूँ कि PTI को वहाँ से वोट क्यों नहीं पड़ा, क्या वजह कि वहाँ से वोट नहीं पड़ा। और कंपैरेटिव हमें बहुत हैरानी हुई कि जमात इस्लामी को वहाँ से कैसे वोट पड़ रहे हैं यार, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है और कराची में जमात इस्लामी जो है वो जीत रही है, इसके पीछे खास कोई रीज़न आप क्या एनालाइज करते हैं उसको? भाई काम किया ना, अगर देखें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जमात इस्लामी ने ना, एक होता है शहर के मसले और एक होता है इलाक़ों के मसले। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, मतलब नाज़माबाद की अगर आबादी निकालें तो नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद की आबादी इसराइल से ज़्यादा होगी। ये वाली बात है ना, सही है, ठीक है। इतने बड़े बड़े शहर हैं, इतनी बड़ी आबादी, गुंजान आबादियाँ, जो ना जब गुलिस्तान जौहर के अंदर आप जाएंगे आप खो जाएंगे, DHA में आप जाएंगे खो जाएंगे। DHA एक पूरा शहर है कराची का, इतना बड़ा है, एंड सारे के सारे इसी तरह से इलाके हैं, तो हर इलाके के मसले भी अलग हैं, शहर के मसले अलग, इलाके के, उन्होंने इलाकों के मसले के लिए आवाज़ उठाई। अगर नाज़माबाद में आप जाएंगे उस वक्त, मतलब जब ये बल्दियाती इलेक्शंस थे, तो उन्होंने कैंपेन प्रॉपर चलाई इसकी कि अब जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं कि नाज़माबाद के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन ख़त्म होनी चाहिए। उसके ऊपर मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं, लेकिन इस तरह से ये बताने का मकसद ये है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी वर्कर्स थे उन्होंने काम किया है, बात किया है, लोगों के बीच में आए, तो इस तरह से उन्होंने काम किया, लोगों के साथ आए। बारिश हो रही है तो हाफिज़ साहब खड़े हुए, नाले में बहकर एक लड़का मरा था शायद,
हाँ बिल्कुल, बेचारा बच्चा 11 साल बच्चा, का हाँ, तो वहाँ हाफिज़ साहब खड़े हुए थे उस एग्जैक्टली उस जगह पे, एंड ही वाज क्राइंग ओवर देयर, ठीक है। एंड देन ये काम उन्होंने किया, पीटीआई नहीं कर पाई ये काम, पीटीआई नहीं कर पाया आई थिंक ये काम, और ये चीज़ फिर कराची ने फिर उनको इस चीज़ का जवाब दिया। सो या दिस इज़ हाउ इट वर्कड। लेकिन ऑब्वियसली आपने ओवरऑल देखा होगा कि अगर पाकिस्तान में एक सर्टन डायनामिक्स हैं, वोट लेने के बावजूद आप कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते हैं यार, ये कितना सैड है वैसे। मतलब वोट गिनने वाले भी हैं कहीं, या कुछ जोड़ तोड़ करने वाले भी कुछ हैं, या जो पाकिस्तान की जो रियलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है। अभी भी आप देख लें, परसों मैं जलसा देख रहा था मीनार पाकिस्तान पे, पूरी ताम झाम से मियां साहब आ रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, लेकिन सबको पता मैच फिक्स है यार, ये क्या भाई बात ये है ड्रामेबाजी कि हो मैं रही है आपको यहाँ क्लियर बता दूं, मियां साहब आ गए अल्हम्दुलिल्लाह अगले महीने। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि डॉलर 50 रुपये का होगा, ठीक है, और पेट्रोल जो है वो इंशाल्लाह 70 रुपये तक तो हो जाएगा, ठीक है, और इकॉनमी इसी तरह से होगी, ये क्लियर है। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? हाँ पाकिस्तान में होगा यार। अब मैं पॉलिटिक्स पे कम ही बात करता हूँ भाई। मतलब रियलिटी से बहरहाल है कि बहुत एक मतलब ये कि यूथ यार बहुत मुश्किल से जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेना शुरू हुई थी, हम बात करना शुरू हुए थे। मुझे याद है जब नया नया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो यार हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो करते थे कि यार 58 भी डिस्कस हो रहा है बिल्कुल नए नए टॉक शोज़ में आके, और NRO डिस्कस हो रहा है, मिसाक जमहूरियत डिस्कस हो रहा है, उसके बाद 18वीं तरमीम डिस्कस हो रही है, यूथ पार्टिसिपेट करना शुरू हुई थी बहुत ज़्यादा। 18वीं तरमीम इतने इंटरेस्टिंग और डिटेल टॉपिक। इंटरेस्टिंग तो नहीं है यार ये टॉपिक, ड्राई टॉपिक है, लेकिन लोग जो है वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हुए हैं इतनी ज़्यादा, और यूथ उसको डिस्कस कर रही है, बड़ा जो है इंटेलेक्ट उसके ऊपर जो है वो आ रहा है, लोग अपनी इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आजकल लोगों ने टीवी देखने छोड़ दिया यार, पॉलिटिक्स पे बात करना छोड़ दिया, बोल वाकई लोग डिसअपॉइंट है बहुत ज़्यादा। ऐसी डिसअपॉइंटमेंट बहुत ही कम देखने में आती है। बस मैंने तो नहीं देखी कभी भी। मैं आप जब भी पॉलिटिक्स पर कोई बात, पॉलिटिक्स पर मैं खुद भी डिसअपॉइंट हूँ, इस वजह से मैं पॉलिटिक्स पर बात नहीं करता, मैं स्पोर्ट्स पर ही बात करता हूँ, और यूजली हिस्ट्री पर बात कर ली, जियो पॉलिटिक्स पर बात कर ली, कंटेंट क्रिएशन पे बात कर ली, मेंटल हेल्थ पे बात कर ली, वो दूसरे इंटरेस्ट है मेरे, उन पर बात कर ली। बट पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इज़ अ जोक शुरू से, और फिर आपको पता है हम लंबी बात करेंगे तो फिर वो अलग ही बात हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ है भाई, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसमें मैं दानियल भाई एक आपसे पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाले जो भाई हैं उनके साथ मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी, उसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। शहजाद भाई शऊर के हवाले से आपने जो बात की थी, उसमें पॉडकास्ट से आपकी बेसिकली लर्निंग क्या हुई है? अगर पॉलिटिकल पॉडकास्ट को आप जहन में रख के कहें, कल भी आपने एक जुमला बोला था, इससे आपकी बेसिकली लर्निंग क्या हुई है? पहले आपके नज़दीक एक सही गलत होता था, लेकिन आपने इससे कुछ सीखा कि यार मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा सेल्फिश किस्म का इंसान भी हूँ। मैंने पॉडकास्ट जो किए थे ना, पॉडकास्ट करने से पहले आप, मेरा एक्चुअल में जो वो था ना मोटिवेशन थी, वो ये थी जेन्युइनली, वो ये थी कि मेरे बॉयज़ हैं 4 से 5 और हम लोग रोज़ मिल रहे हैं, ठीक है, और रोज़ गुफ्तगू कर रहे हैं और एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही किस्म की नॉलेज है सबकी, समझ रहे हैं आप। अब मेरा ये था कि यार मेरे ये वो जानने वाले हैं, वो हैं, और मेरी ख्वाहिश है उनसे मिलने की। अगर मेरी एक इंटेलेक्चुअल बंदे से मिलने की ख्वाहिश है तो मैं उसके साथ चाय पर बैठूंगा या किसी रेस्टोरेंट जाऊंगा, वो कभी भी मुझे टाइम नहीं देगा, ठीक है, तो उससे मुझे कोई लर्निंग हो ही नहीं सकती, वो बंदा मुझसे मिलेगा ही नहीं। तो ये ख्वाहिश थी मेरी लोगों से गुफ्तगू करने की, सीखने की लोगों से, और आज भी यही ख्वाहिश है, आज भी यही ख्वाहिश है। मैं कोई भी सवाल करता हूँ तो मैं इसी तरह से करता हूँ कि मुझे वाकई इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन और आपका क्या नज़रिया है, और जेन्युइनली ऐसा ही है, और इसी वजह से मुझे ये चीज़ बड़ी मदद मिलती है मुझे सीखने को। तो पॉडकास्ट मैंने ख़ुद के लिए किया है, ख़ुद सीखने के लिए, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए, जिस टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट है उसके लिए। चाहे वो किसी साइकोलॉजिस्ट को बुला रहा हूँ तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि यार इस टॉपिक का क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या मतलब है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिशियन आया हुआ है, तो फिर मेरा उससे फिर उनकी जर्नी के वाले सवाल होता है, उन्होंने जो भंड मारे उनके सवाल होता है। तो हाँ, सीखने के लिए, उससे बहुत सीखा है मैंने, बहुत सीखा। और ये सीखा है कि हर इंसान के ना, किसी भी टॉपिक के ना, किसी भी चीज़ के 2 से 3 नज़रिए हो सकते हैं, और वो तीनों के तीनों सही भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका नज़रिया मुख्तलिफ है किसी चीज़ पर, मेरा नज़रिया मुख्तलिफ है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ठीक हो। हाँ, दोनों ठीक हो सकता है, और दोनों गलत भी हो सकता है। तो बात ये है कि आप गलत बोल रहे हैं तो मैं आपको पर चढ़ना शुरू हो जाऊँ, मैं आपको गाली देना शुरू करूँ। पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेंस है, तो आप तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। सो पॉडकास्ट में फ़ायदा ही हो कि मैं टॉलरेंट हो गया हूँ काफ़ी ज़्यादा। एज अ पर्सन अपने इवॉल्व किया इससे।
काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स इनक्रेडिबल। हमने खैर सवाल आपका कैसा एक्सपीरियंस? बिल्कुल ऐसी है। मैं अभी आपने जिस तरह बयान किया, आपने बुक्स की एग्जांपल दी है कि आपने लोगों से मिलना और लोगों से नेटवर्किंग का और उनसे ख्यालात जानने का क्या होता है। तो जिस तरह कहते हैं कि किसी ने 50 किताबें पढ़ी हैं तो उसने 50 साल 50 लोगों के और एक्सपीरियंसेस भी जी लिए हैं। तो मुझे लगता है पॉडकास्ट में बुला के जब लोगों की जर्नीज और उनके एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं तो हम 50 ज़िंदगी और भी जी रहे हैं। इट्स लाइक रीडिंग अ बुक, आई एम टेलिंग यू। इट्स लाइक, देखो इंसान से जितना सीख सकता है ना, किताब, डॉक्यूमेंट्रीज़, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। हम एक दूसरे से जितना सीख सकते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करना, ठीक है, तो वो आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त है। एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज़, दुख, तकलीफ़ें, अच्छाइयाँ, खुशियाँ, सेलिब्रेशन, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। मैं तो ओवरवेलम, बहुत सारे पॉडकास्ट में तो मैं रोया हूँ। हाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट मेरा पॉडकास्ट था जिसमें मैं जेन्युइनली रोया था, वो था एक थैलेसीमिया का एक सेंटर है उनका, काशिफ थैलेसीमिया के नाम से। तो उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई थी और रो पड़ा था मैं। और भी रिसेंटली मैंने दुबई में पॉडकास्ट किया था, हम लोग पार्टीशन स्टोरीज़ के बारे में बात कर रहे थे और मैंने अपना किस्सा बताने लगा तो मैं रो पड़ा था, अपने नाना का किस्सा। सो हाँ, क्योंकि आप कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं, देखो ये कैमरा लगा है, मुझे नहीं पता कैमरा लगा क्योंकि मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आई लव दिस, हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल हार्ट आउट बातें कर रहे हैं। हाँ, ना लिखा हुआ है कुछ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये ऐसे ही पड़ा भाई, खाली है, कुछ भी नहीं बस लिखा, गालियाँ नहीं दे रहा है, दैट्स इट। हाँ, ऐसे ही है यार, बिल्कुल। और बाकी जो है, और इसमें एक और जाने भाई, एक और बड़ा एम्पैथी जिसकी हमारी सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है यार। ये हर एक को जो है ना अपनी बायो में रखना चाहिए। बताएं जरा थोड़ा सा यार, मेरे जो सादा से मतलब वो ये कि दूसरे के पैर, दूसरे के जूते पहन के देखना है और दूसरे के एंगल से देखना है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझते हुए कि यार वो कहाँ से बोल रहा है, ये सादा से मतलब मुझे आते हैं। इसको बेहतर मतलब है तो प्लीज़ रहनुमाई करें। ऐसे ही है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था ताकि लोगों को भी समझ आए ना एग्जैक्टली होता क्या। बिल्कुल सही समझा है, ऐसे ही है। एम्पैथी यही होती है कि सामने वाला क्या समझ रहा है। अच्छा, बहुत से लोग उसको सिंपैथी से भी वो कंफ्यूज कर देते हैं, जो इज़ वेरी वेरी रॉन्ग यार। सिंपैथी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। या वो तो गूगल करेंगे, समझ आ जाएगा। लेकिन एम्पैथी ऐसे ही है। और ये एम्पैथी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ना, हमारी पूरी कौम के अंदर। एंड आई एम रियली 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 होपफुल कि ये चीज़ होगी इंशाल्लाह। दूसरी एक और चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग। ओह फ्रीकिंग, आई लव इट। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ ज़रूर। मैं ना इंग्लैंड में था, मेरा ससुराल इंग्लैंड में। तो आई थिंक इस साल की शुरू की बात है जब पॉडकास्ट मेरे अच्छे चलने शुरू हो गए थे, जनवरी या फरवरी, बहुत ठंड थी वहाँ पे। सो वहाँ पर था मैं और एक गैप लिया हुआ था मैंने 15-20 दिन का। अच्छा। पिछले मेरे पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुए थे और अपलोड हो रहे थे। और अब जब पॉडकास्ट डलता था तो मैं, क्योंकि फारिग था, तो मैं पॉडकास्ट देख भी रहा हूँ अपना और सारे कमेंट्स पढ़ भी रहा हूँ। सही है। एंड देन उसके बाद मैंने फिर बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ। एक मैंने वीडियो देखी ज़रार खोड़ो के नाम से, जो है ना, वो एक जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल वो, और एक वो है नदीम फारूक पराशा, और तीसरी जो है अंबर शमसी। यस। सो इन तीनों का एक पैनल था, कराची लिटरेचर फेस्टिवल का 1 घंटे की डिस्कशन थी। उफ, टॉपिक था सेंट्रिस्ट क्या होता है। सेंट्रिस्ट क्या होता है? अरे भाई, वो मैंने 1 घंटे का जो सेशन देखा है ना उनका, मेरी ज़िंदगी बदल दी उसने। पता है, मैं इंग्लैंड में था, मैं 15 दिन तक सिर्फ सोचता रहा। पता है, मैंने इतना सोचा अपने बारे में, अपने काम के बारे में। और अब तो मैं इतना सोचता हूँ, लेकिन उस सोचने से ना हुआ ये था कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होने लगे थे एंजाइटी के हवाले से ना। बहुत एक्सट्रीम पर चली गई थी एंजाइटी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना सोचते हो ना, आप इतना सोचते हो। अच्छा। इतना ज़्यादा सोचते हो कि आप पागल फील करने लगे। पॉडकास्ट शुरू करने के बाद में थिंकिंग इज अकर्स, आई एम थिंकिंग अ लॉट। देन मेरी बेगम ने काफ़ी सपोर्ट की मेरी इस चीज़ के अंदर। एंड इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। जी, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस ऑब्वियसली। या तो बहुत ज़्यादा यार, क्या बात है। ये तो बहुत होता है यार। थिंकिंग इज अ कर्स एंड इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। क्या बात है, खूबसूरत। सो ये मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे ये करना चाहिए, अपने आप को कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज़ करना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब तो पता था, लेकिन उसकी ज़्यादा डेप्थ नहीं पता थी। उस सेशन के बाद जो है ना, मैंने अपने आप को समझा कि नाउ यस आई एम अ सेंट्रिस्ट। मैं अपने आप को खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं हूँ क्या यार, क्योंकि मैं अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन शुरू हो गई है। क्योंकि यार मैं बोल रहा हूँ कि यार क्या मैं मतलब मैं इससे भी एग्री कर रहा हूँ, मैं इससे भी एग्री कर रहा हूँ, क्या मैं मुनाफिक हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में हर एक को मुनाफिक का भी टैग लगता है ना भाई। मुनाफिक फ़ौरन लगता है, फ़ौरन मुनाफिक, गद्दार, काफिर, ये इस तरह के लफ्ज़ हैं। विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला। हाँ, बहुत सारे बिल्कुल, बहुत सारे वर्ड्स ना। तो सबसे पहले आप मुनाफिक बोल देते हो,
हिपोक्रेसी वगैरह वगैरह, ऑल दीज वर्ड जो कि आपको पता ही नहीं कब इस्तेमाल करने, जहाँ अब मुझे अंदाज़ा हो कि यार ये वर्ड तो बनता ही नहीं है कहीं ना, मुनाफिक इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग. सो एक ये नज़रिया, एक चीज़ के दो नज़रिए हैं और दोनों ठीक हैं. देन सामने वाले की बात से एग्री करना, देन सोचना, देन क्रिटिकल थिंकिंग. हाँ मैं सोच रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सोचा कि यार इंडिया के अंदर ना बहुत बुरा हो रहा है मुसलमानों के साथ, और मैं कंटिन्यूसली ये रट लगाई हुई मैंने, और ऐसा था मैंने कंटिन्यूसली ये रट लगाई हुई थी, इवन दो मैं वीडियोस भी बनाता था और मैं अक्सर स्टोरीज़ में भी बोलता था. एंड देन आई वाज लाइक यार मैंने कभी पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ पे बात क्यों नहीं की. ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ काफ़ी टाइम बाद कि यार मैं तो अपनी स्टोरीज़ में भी बात करता हूँ इनकी, इंडिया के मुसलमानों की, और वीडियोस में भी बात करता हूँ, तो मैं पाकिस्तान की माइनॉरिटी पर तो कभी बात नहीं की. तो मुझे तो दोनों की बात करनी चाहिए ना, ठीक है, एक तो साइड नहीं लेनी चाहिए. सेम विथ एनी थिंग, ठीक है, दोनों साइड की बात नहीं, समझना इस चीज़ को कि यार अच्छा वहाँ अगर ये मसला है तो यहाँ भी ये मसला है, हमारे साथ भी ये मसला है, ठीक है. तो पहले मैं अपनी बात करूँ फिर उसकी बात करूँगा, ठीक है. इसी तरह से बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि अगर वहाँ हो रहा है तो अगर मैं, सामने वाले ने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, देन अब मैं अपने बारे में भी सोचूं कि यार मैं ऐसा तो नहीं करता कहीं. फॉर एग्जांपल सामने वाला मेरे से जेलस है, देन अपने आप को रियलाइज़ करना क्या मैं जेलस था, क्या मेरे अंदर ये मसला था, क्या मेरे अंदर जेलसी थी, क्या मेरे अंदर हसद था. हाँ था. बहुत टाइम बाद रियलाइज़ होती हैं चीज़ें, एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू रियलाइज़ दिस. एंड देन फिर उसके बाद वही वाली बात है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है लर्न करते हैं, गंदी चीज़ें, जैसे कि रेसिज्म हो गया, जैसे कि बॉडी शेमिंग, ठीक है, जैसे कि एक ही तरफ की सोच रखना वगैरह वगैरह. सो वो सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं. बिल्कुल अनलर्न करना इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू अनलर्न. यस, तो बड़ा आपका अनलर्न करना जो है ना, अनलर्न करना वाकई बहुत मुश्किल काम है. एंड अभी भी ऐसा नहीं है आई एम परफेक्ट, नहीं, आई एम स्टिल लर्निंग डूड. मैं बहुत गंदा इंसान हूँ आई थिंक, एंड मैं कंटिन्यूसली अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता हूँ. मेरे बहुत सारे मसले हैं जो मुझे ठीक करने हैं 100%. अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ की मदद करे. हाँ, अल्लाह ताला इस चीज़ की मदद करे मेरी. आमीन आमीन, इंशाल्लाह. बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट दीज थिंग्स कि नहीं है ये भी गलत है. एंग्जाइटी से आप किस तरह निकले यार? वो तो एक बहुत ही पाकिस्तान में उसको सीरियस को लेता ही नहीं है, वो बीमारी मानते ही नहीं है. बहुत ज़्यादा एंजाइटी यार. एंजाइटी क्या होती है मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, बहुत मुख्तलिफ किस्म की. वैसे मुझे ये सुन के हैरानी हुई कि पॉडकास्ट शुरू करने के बाद आपको एंग्जाइटी ज़्यादा हुई है, मतलब रिसेंटली हुई, पिछले साल. बहुत ज़्यादा. और अभी रमज़ान की बात कर रहा हूँ, रमज़ानों में तो ऐसा हो गया था कि मैं जो है, मुझे पहली बार पता चला कि मेंटल ब्रेकडाउन क्या होता है, कि गाड़ी चलाते चलाते आउट ऑफ नोवेयर रोना शुरू, बहुत ज़्यादा रोना शुरू. सो वो अगेन एंजाइटी की बहुत सारी किस्में होती हैं, ठीक है. दूसरा, मैं अगर बता रहा हूँ कि मैं इस तरह से निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी निकल सकते हो. मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है. ये चीज़ मुझे पॉडकास्ट के बाद पता चली, क्योंकि हम हवाई बातें भी तो बहुत करते हैं ना. अरे डिप्रेशन है, मैं बताता हूँ किस तरह निकलते हैं. ब्रो पता है नहीं, एक्सपर्ट नहीं है. हाँ, मैं किस तरह निकला ये मेरा अपनी स्टोरी है. मे बी इट कैन हेल्प यू, बट बात ये है कि अगर आपको, हाँ, एंड देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि इट कैन नॉट. तो बात ये है कि प्रोफेशनल आपको गाइडेंस लेनी है. हाँ, मोटिवेशन के लिए बताना सही है कि हाँ यार, हाँ इंस्पिरेशन के लिए 100%. सो एक चीज़ जो है ना, मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करता रिलीजन के बारे में अपनी चीज़ों में. उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या बोलूँ यार, मुझे घबराहट होती है बेसिकली सामने, क्योंकि अब है तू तो ये भी करता है, तू तो ये भी करता है, तू कहाँ से बात कर रहा है रिलीजन की, ये वाली बात भी आती है ना. तो मैं अभी भी ना मैं श्योर नहीं होता कि मैं करूँ ही नहीं करूँ यार, लेकिन अंदर से मेरा तवक्कल बड़ा स्ट्रॉन्ग है बॉस. दैट्स द ओनली थिंग विच एक्चुअली हेल्प. मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि करनी चाहिए बात, ये बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि एक इंस्पायरिंग बात है. बहुत से लोग इसे सीख भी सकते हैं. और इसमें एक छोटी सी, अबे भाई तुम अभी किसी बैंड के साथ तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, तुम किसी एक्टर के साथ कर रहे हो, तुम इनके साथ कर रहे हो, अब तुम इस्लाम की बात कर रहे हो, अब तुम इस्लाम की बात कर रहे हो. अबे भाई तुम मुनाफिक हो, ठेकेदार हो इस्लाम के, और तुम भाई तुम्हें तो पता है नहीं, मतलब तुम ये भी तो कर रहे हो. अबे ये वीडियो तेरी दिखी, तू ये भी कर रहा है, ठीक है, तू डांस भी कर रहा है, तो उसमें तू म्यूजिक का फेस्टिवल में भी किया हुआ है, तो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो इस्लाम की बात क्यों कर रहा है भाई. तो ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है. घटियापा है यार. एक बंदा नेक काम कर रहा है, पुरानी तस्वीर लाके उसके मुंह पे मारेंगे, तू तो ये है, तू नेक बात कैसे कर सकता है?
कैसा वैसा यार अजीब किस्म का है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा ये करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि जो है ना वो एक तो ये ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन एक ये भी है कि नेकी करके बताओ ताकि लोग भी उससे जो है वो इंस्पायर हो। ये मैंने पढ़ी थी, एक सही हदीस थी, तो इसको इंस्पिरेशन रखते हुए मैं तो थोड़ा सा बता देता हूँ। आई मीन आई रियली वांट टू यार, बट ये है कि मुझे इस चीज़ का पाकिस्तान में हमारी ऑडियंस का ये है प्रॉब्लम। एंड आई थिंक आई डोंट नो, वही वाली बात है ना, कन्फ्यूजन भी कभी कभी हो जाती है बीइंग अ सेंट्रिस्ट। आपको ना खुद भी कन्फ्यूज हो जाते हो कि यार आई नीड टू टेक टाइम, कि मैं अपना ओपिनियन बनाने में मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा ना। सो अभी मैं इस बारे में अगेन आई एम स्टिल थिंकिंग कि यार करूँ नहीं करूँ, आई डोंट नो। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस दोबारा से उसी पॉइंट पर आ जाता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, तवक्कल तो अल्लाह, इट हेल्प मी अलॉट। मैं जब ड्रॉप आउट हुआ था यूनिवर्सिटी से, बहुत सीवियर डिप्रेशन में गया था, तवक्कल तो अल्लाह हेल्प मी अलॉट। मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई, तवक्कल तो अल्लाह, इट हेल्प मी अलॉट। तवक्कल तो अल्लाह क्या है भाई? तवक्कल तो अल्लाह ये है कि आपने कोई भी काम किया, जान मार दी, और रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में छोड़ दिए। रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में छोड़ दिए, दैट्स तवक्कल तो अल्लाह, सिंपल। ठीक है, तो जब आप रिजल्ट अल्लाह के हाथ में छोड़ देते हैं ना, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन कम हो जाती है। हाँ, अगर आप खुदा न खास्ता आप फेल होते हैं तो वाकई मायूसी होती है, लेकिन उस मायूसी से निकलने का बड़ा बेहतरीन तरीका होता है ये। दूसरा मैंने थेरेपी भी ली। हाँ, इट हेल्प मी अलॉट 100%। तो वही वाली बात है ना, हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे, हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे नहीं थेरेपी लेनी चाहिए, रिलीजन बिल्कुल भी काउंट नहीं करता है इस चीज़ में, और या मैं बोलूँ सिर्फ और सिर्फ रिलीजन है और ये चीज़ काउंट नहीं करती। सब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको जो सूट करता है आप उस पर जाएं, आपको जो सूट करता है आप उस पर जाएं। हाँ, तू डिप्रेशन नहीं, नमाज़ पढ़ भाई, ये नहीं यार, इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। क्योंकि बात ये है कि वो अब उस नहज पर इंसान पहुँच चुका है कि अब उसको इस तरह की कोई भी चीज़ शायद हेल्प ना करे। ठीक है, इसका प्रॉपर एक तरीका है, प्रोसेस हो गया। एग्जैक्टली। यार बड़ी घूम घेर के यार ज़बरदस्त, वो पुराना पॉइंट पीछे रह जाता है। आपसे बहुत ही कमाल किस्म की बातें हो रही हैं, और ये मुझे बिल्कुल तवक्को के मुताबिक हो रही है कि जब भी कोई रिलेटेबल कंटेंट क्रिएटर सामने बैठेगा तो ऐसे ही हम जाएंगे। और रात के इस पहर जो मुसलसल एक ख्यालात का समंदर मेरे जहन में आ रहा है, और दानियाल भाई से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे दिमाग में एक और चीज़ चल रही है, आप बोलते रहें, मैं सुन रहा हूँ। और दानियाल भी एक जोन में ख़ास तरह की, और मुझे बहुत ही मतलब पहले भी इनके बारे में राय बहुत अच्छी थी, लेकिन इस टाइम पे जो है ना बड़ी मुझे प्योर हार्टेड पर्सन लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह। खैर दानियाल भी, अच्छा पॉडकास्ट के हम फ़वाइद के बारे में बात करते हैं, हमने क्या क्या सीखा एम्पैथी के फ़ज़ाइल पॉडकास्ट फजीला तो बात हो रही है। तो खैर एक बात की तसल्ली और होती है कि यार हम कंटेंट इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं यार। हम प्रैंक्स नहीं बना रहे हैं, हम रोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, समथिंग गुड या कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं यार। मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ। ये अब आप थोड़ा सा आपके जो है रोस्टर्स और प्रैंक्सर्स आपके दोस्त होंगे तो आप थोड़ा सा वो तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, दोस्ती की बात ही नहीं है। हाँ। अच्छा जी, सो बात ये है कि भाई कंटेंट क्रिएशन पूरी दुनिया में होती है। ठीक है, और पूरी दुनिया में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, इसमें बहुत कैटेगरीज हैं। अगर कोई प्रैंक बना रहा है, डिपेंड के क्या प्रैंक बना रहा है, ऐसे ही डिपेंड क्या प्रैंक। मैं पूरी सपोर्ट में हूँ प्रैंक्स के। और रोस्टिंग भी डिपेंड के किस तरह की रोस्टिंग कर रहा है। ठीक है, हाँ, रोस्टिंग बेहतरीन चीज़ है, मतलब रोस्टिंग भी तरीका। अब तो रोस्टर्स ने भी रोस्टिंग छोड़ दी है, वो भी पॉडकास्ट की तरफ आ गए हैं और आप भी उसको डिफेंड कर रहे हैं। अबे तफरी है, मजाक है यार। कॉमेडी को कॉमेडी लेना चाहिए यार। मतलब पूरी दुनिया में होती है एक चीज़, आप में भाई टॉलरेंस आएगा तभी तो आएगा। कॉमेडी की खूबसूरती यही है। देखो मेरी बात सुने आप, अभी मुनव्वर फारूकी की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टैंड अप देख रहा था। उस बंदे ने क्या किया, ही इज़ सो स्मार्ट। उसने जो है ना एक फेमिनिस्ट पे जोक मारा, सोच सुनने वाली बात है। एक उसने रेसिस्ट जोक मारा जानबूझ के। एक उसने डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया यार। अच्छा। एंड देन उसने और एक दो और डार्क ह्यूमर चल रहा है और लोग हंस रहे हैं। हाँ। और कुछ लोग ना लड़कियां कर रही हैं, कोई लड़का कर रहा है और वो, लेकिन वो 2-3 लोग थे और उसके बाद उनका भी मजाक उड़ा रहा है वो। हाँ। उनका और लोग हंस रहे हैं। एंड देन उसने बोला मैंने ये किया और आप सब लोग हंसे। ऑल फॉर द फन, बिकॉज आप सब मूड बनाकर आए हो यहाँ पर हंसने के लिए। ठीक है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कॉमेडी। ठीक है, सो कॉमेडी को ना कॉमेडी की हद तक लेना चाहिए, इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। अगेन अभी हम 5 मिनट पहले जैसे इसकी बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ और सारी चीज़ें और पाकिस्तानी सोसाइटी की, तो उसमें यार ऐसी चीज़ें मजाक करने में और मजाक उड़ाने में जहाँ फ़र्क ना रखा जाता हो। और कोई भी मैंने आपको बोला ना, रोस्टिंग डिपेंड कि किस तरह की आप कर रहे हैं। आप तो रगड़ा लगा दें ना सामने वाले का, आप तो पर्सनल अटैक कर दें, आप शक्ल का मजाक, वही वाली बात, आप शक्ल का मजाक उड़ा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसने नहीं बहुत डार्क ह्यूमर नहीं किया था, उसने बड़े हल्के लेवल का किया था और उसने सिर्फ ये एक स्टेटमेंट देने के लिए किया था कि बात ये है कि टॉलरेंस के साथ जो है अब जब आप बैठते हो ना तो
लाइट ह्यूमर इन्जॉय कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो हैं फेमिनिज्म के ऊपर कंटिन्यूसली जोक्स मार रहे हैं, बिल्कुल बिलो द बेल्ट चले गए और ख़वातीन के हुकूक का मजाक उड़ा रहे हैं या फिर किसी के जो है रंग का मजाक उड़ा रहे हैं। ये नहीं वो ये मैं एग्जांपल इस लिहाज से दी थी कि वो ये बताना चाह रहा था कि ये स्टेटमेंट है कि कहीं कहीं कुछ जो है ना, कहीं कहीं लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और अगर मूड बना हुआ है, माहौल बना हुआ है तो कॉमेडी को कॉमेडी के हद तक लेना चाहिए। लेकिन अगर एक्सट्रीम लेवल पर जा रही है, हर चीज़ में ना एक बार होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब हम मजाक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब ये जो आपने एग्जांपल दी ना, एक्सट्रीम एग्जांपल कहता हूँ मैं इसको, ठीक है। एक्सट्रीम एग्जांपल इन द सेंस कि हाँ यार, आप किसी की शक्ल का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी के काम का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है मेंटल हेल्थ तो सामने वाली की इफेक्ट होगी, आपने उसका रगड़ा लगा दिया बुरी तरह से। लेकिन एक होता है तमीज़ के दायरे में सटायर करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर कुछ कर रही है और आपने बाबर आजम को गालियाँ देना शुरू कर दी, रोस्टिंग करना शुरू कर दी और बाबर आजम की शक्ल का मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी बॉडी का मजाक उड़ा रहे हैं, आपने रगड़ दिया उसको, ठीक है। और आप जो है वो फिर ये बोल रहे हैं तफरी में कि यार बाबर ने जो है वो मैच विनर खिलाया, मैच विनर, मैं नवाज़ की बात कर रहा हूँ, थोड़ा तमीज़ के दायरे में, तमीज़ के दायरे में रहकर ये चीज़ की जा सकती है। तो रोस्टिंग कर रहे हैं तमीज़ के दायरे में, प्रैंक्स कर रहे हैं तमीज़ के दायरे में, तो अब वो दायरा क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन आई होप कि आपको बात समझ आ रही है। हाँ मैंने बिल्कुल जो है वो मैं नॉकआउट कर रही है, खैर ये तो नहीं कहूँगा, बड़े अच्छे माशाल्लाह लॉजिक दिए हैं। और इसमें मैं थोड़ी सी एम्पथाइज़ करते हुए अगर बात करूँ तो एक ही भी बात की जाती है कि यार इंडियन जो विलन होते हैं उनका वो बहुत ज़्यादा जो उसमें गैंगस्टर्स दिखाते हैं वो इसलिए कि यार वहाँ पे कुछ वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गालियाँ भी दे सकते हैं और बदमाश है, बदमाश ही लग रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर वो बिल्कुल हमारा तहजीब व सकाफ़त और कल्चर से हम आहंग होकर निकलते हैं तो बड़े महज़ब किस्म के बदमाश होते हैं, तो वो चल नहीं पाते हैं। शायद ये भी एक पॉइंट हो, खैर इस पर मज़ीद डिस्कशन नहीं करेंगे, काफ़ी हो गई है, मैंने वैसे ही पॉइंट रख दिया दरमियान में आया था। मैं आपसे सर अब जानना चाहता हूँ विराट कोहली को देखना कैसा था, मैंने को आधा घंटा पहले पूछा था। नहीं सॉरी क्या पता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। यार विराट कोहली को जो देखना शुरू किया था ना मैंने, बेसिकली मैंने बात कहीं नहीं बताई, मैं दोबारा बता देता हूँ। आई यूज्ड टू हेट हिम अ लॉट, ठीक है। विराट कोहली को आई यूज्ड टू हेट हिम अ लॉट। बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन, जब आप यंग पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन होते हो, बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस आज भी ऐसे हैं जो कि यंग हैं, अब तो नहीं होंगे इतने ज़्यादा, लेकिन उस वक्त थे जो कि बहुत नफरत करते थे कि यार ये क्या फजूल में चौड़ा होता रहता है, कॉलर इसके खड़े में, और हाँ ठीक है खेल रहा है, ठीक है। और फिर जब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल रहा है, थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं था, सर पे बड़ा अगेंस्ट था मैं इस चीज़ के, स्पेशली 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना, 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान का मोहाली वाला, सो हम गए स्क्रीनिंग पे, तो मेरा जो दोस्त था ना मेरे साथ, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो शर्ट पहना और पीछे उसका नाम पता है क्या लिखा हुआ था? कोहली इज़ डैडी। और मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं था उस चीज़ से, क्योंकि मैं भी एक्सट्रीमिस्ट किस्म का इंसान था, जहालत थी मेरी, ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ पर इस चीज़ को एडमिट करता हूँ। यार पाकिस्तान में इंडियन फैन दूसरे का बाप बनने का बहुत शौक है, तेरा बाप आया, वो तेरा बाप, वोटिंग हो रही है मुसलसल जो है वो वाले फैंस हैं ना जिनके दिमाग थोड़े से खाली हैं यार, न जाने कि उनको वल्दियत का खाना पुर करने का बहुत शौक है इन दोनों शायकीन को, या बाप 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 बाप। और इवन दो यार आई मीन बड़े बड़े क्रिकेटर्स वीरेंद्र सहवाग टाइप जैसे लोग भी इस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनते हैं। ये देखकर मुझे और ज़्यादा अफसोस होता है कि इतने आप पढ़े लिखे, इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग, इतना आपका एक्सपोजर, फिर भी आई डोंट नो शायद फेम के लिए, व्यूज़ के लिए आप जो है इस तरह की कॉन्वर्जेशन का पार्ट बनता है। वेरी रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअली उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप गौतम गंभीर के साथ थी ना, तो कुछ तो थोड़ा बहुत असर आएगा। आई मीन आई लव गौतम गंभीर यार, ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का प्लेयर, लेकिन अजीब किस्म की, सेम विद इरफान पठान एज वेल यार। बिल्कुल। आई लव इरफान पठान, लेकिन खैर कमिंग बैक टू विराट कोहली, आई विल एक्सप्लेन इरफान पठान एज वेल। सो या आई यूज्ड टू हेट हिम भाई, बीइंग अ यंग एक्सट्रीमिस्ट पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन जिसको कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसको नफरत होती थी कि तेंदुलकर भी क्यों खेल रहा है, विराट कोहली क्यों खेल रहा है। खैर उसके बाद फिर मोहाली वाला मैच हुआ, एंड देन उसके बाद जो है एक एशिया कप हुआ था, और एक एशिया कप था, इसमें 183 मारा था विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ। ब्रो वो बंदा जब खेल रहा था ना, मैंने बोला यार ये तो अजीब है, और नफरत मेरी फिर भी कांस्टेंट थी, लेकिन वो था कि नहीं यार प्लेयर अच्छा ही है। वो आना शुरू हो गया तो नहीं यार बैट्समैन तो बहुत फाड़ हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन बैट्समैन बहुत सॉलिड है। फिर उसके बाद जो है हमारे T20 वर्ल्ड कप्स आए, ठीक है, उसमें एक ही बंदा टीम आउट हो रही है, एक बंदा आउट ही नहीं हो रहा, चिपक गया, एक बंदा आउट ही नहीं हो, आउट कर ही नहीं सकते आप उसको, अड़ गया है। चाहे वो डॉट करेगा, चाहे वो सिंगल लेगा, फिर मारेगा, जब दिल करेगा मारेगा, और जहाँ ज़रूरत होगी मारेगा। ब्रो वहाँ पॉइंट ऐसा था कि मैं घूमने लगा। एंड देन जब मैं उसका बहुत बड़ा कंप्लीट फ़ैन हो गया ना, कि मैंने बोला नहीं अब तो कोई सीन ही नहीं है ना, कोई हेट तो ज़ीरो हो गई मेरी।
वो था 2015 का वर्ल्ड कप, जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच था। मौका तब आया था, सुना होगा आपने, मौका। विराट कोहली ने उस मैच में सेंचुरी मारी थी, इंडिया पाकिस्तान का 2015 में सेंचुरी मारी थी। एंड देन सेंचुरी मारने के बाद ही वॉज़ वेरी हम्बल, ठीक है, चौड़ापना नहीं, बदतमीज़ी नहीं। स्लो मुझे देखने लगा कि यार ये उल्टा हो रहा है, विराट कोहली जो है वो बदतमीज़ी से कॉलर खड़े में ये वो, और गालियाँ भी, बेन स्टोक्स वाली गाली भी। विराट कोहली के मुंह से अक्सर आपने सुना होगा, ही लव बेन स्टोक्स। इवन बेन स्टोक्स से पहले भी वो बेन स्टोक्स को बहुत ज़्यादा याद किया करता था, बहुत ज़्यादा गालियाँ दिया। ये बेन स्टोक्स को बहुत ज़्यादा याद किया करता था, लेकिन वो बेन स्टोक्स को याद करना भी कम कर दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है वो कॉलर भी नीचे हो गए। एंड देन परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर हो रही है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है, और बंदा हम्बल हो रहा है। भाई वहाँ पर मेरा ऑफ सीन था, मैंने बोला यार ये तो आई लव हिम। हाँ। एंड देन 2017 वाला जो हमारा चैम्पियंस ट्रॉफी वाला मैच था, वहाँ पर भी मैं प्रीटी मच श्योर था कि ये बंदा तो ले जाएगा। तो हर मैच के अंदर वो बंदा, T20 वर्ल्ड कप्स हमारे ऑन एंड ऑफ चल रहे होते थे, ठीक है, तो वो बंदा कंटिन्यूसली परफॉर्म करता था हर मैच के अंदर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो या किसी और टीम के खिलाफ हो। पाकिस्तान वाले मैचेस तो देखता ही हूँ मैं, लेकिन बाकी टीम्स के भी मैचेस देख रहा होता हूँ अक्सर व बेशतर ना। मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शायद आई हूँ, चाहे टेस्ट मैचेस भी ना ऑन एंड ऑफ फॉलो कर रहा होता हूँ, टाइम कम होता है लेकिन मैं फॉलो कर रहा होता हूँ। स्कोर कार्ड देखना या स्पेशली हाईलाइट्स तो लाजमी देखता हूँ मैचेस की। हर जो भी कोई बड़ी सीरीज़ चल रही है, कोई अच्छा मैच है, एशेज़ है, कोई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट मैच की सीरीज़ चल रही है, तो हाईलाइट्स लाजमी आई लव इट बहुत ज़्यादा। वहाँ विराट कोहली भाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, जब वो हार रहे होते हैं ना, जब वो परफॉर्म नहीं करते तो इस मैले पने पर उतर आते हैं। अच्छा। वो स्लेजिंग करना शुरू कर देते हैं बदतमीज़ी के साथ ना, गाली भी देंगे आपको और सारी बकवास करेंगे। उनका ये तरीका है, धक्के भी देंगे, बाउंसर भी मारेंगे, बहुत तरीके हैं, बहुत उनका ये तरीका है। और ये ना कि बॉल नहीं दिख रही क्या, कांट सी द बॉल। डू यू रिमेंबर कि वो स्टार्क ने उसको बोला था, वहाब ने सही उसको रिस्पॉन्स दिया था इसी तरह से। सेम विद विराट कोहली, उसको इस तरह से करना। टिम पेन जो है वो बदतमीज़ी करने लगा था विराट कोहली से, ठीक है, उसके साथ स्लैच करना। दादा बंदा बल्ले से जवाब देता है और फिर यूं ही करता है, ठीक है, हाँ क्लास है, बल्ले से जवाब देता है वो, बल्ले से जवाब दिया उसने। वो तो खैर यूं ही उसने किसी और को किया था, लेकिन बात ये कि बंदा उसका बल्ला बोलता है, उसने अपने बल्ले से जवाब दिया। एंड देन द वे ही चेजेस, वो हंगर, वो एग्रेशन, वो दूसरी इनिंग में अगर विराट कोहली खेल रहा है ना और अगर चेज कर रहे हैं, तो फिर पहली इनिंग के विराट कोहली में और दूसरी इनिंग के विराट कोहली में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है आपको, ज़मीन आसमान का फ़र्क। पहली इनिंग में तो वो खेलता अच्छा, लेकिन दूसरी इनिंग में अगर वो चेज़ कर रहा है ना, जितना भी टारगेट है, विराट कोहली एक अलग ही जोन में होता है। तो जब मैं इस माइंडसेट के साथ, इस मोहब्बत के साथ, बहुत सारे मैचेस हैं यार, मैं कितने मैचेस एक्सप्लेन करूं जो मैंने देखे हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मारना हो, चाहे उसके फ्लिक शॉट धम मारना, रगड़ के मारना। 50 क्रॉस हुई, विराट कोहली का बल्ला सेट हुआ, एंड देन उसकी हिटिंग एबिलिटी अलग है। वो बंदा इतने चौके, चाहे वो कवर का छक्का हो, चाहे वो फ्लिक करना हो मिड विकेट की तरफ, चाहे वो सामने हो, छक्के पे छक्का। हमें तो हारिस रॉफ वाला छक्का नहीं बोलते यार, जो आखिर में पड़े थे उसको दो, वो एक्सेप्शनल था यार, बहुत ज़्यादा। बंदा जगह छोड़ के अपनी गुड लेंथ की बॉल उठी हुई है, पेस वाली है, सामने उसने उठाया, देन स्लो बॉल पीछे फ्लिक किया उसने, उसको आउटस्टैंडिंग दिखता है वो, उसकी प्रैक्टिस और उसकी, हमारे दिल पे लगा था वो छक्का, लेकिन बहरहाल वो छक्का है आउटस्टैंडिंग है। सो इस पूरी मोहब्बत के साथ जब मैं वहाँ गया, अगेन बॉडी लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, उनकी फिटनेस भी काउंट करती है उसके अंदर। देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैं अगेन विराट कोहली को एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो हम 1 घंटा हमारा गुजर जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हुई हैं। एक ब्रांड इमेज, ठीक है, एक्टिंग आती है उस बंदे को, उसको एक्टिंग आती है, उसको बोलना आता है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो उर्दू हिंदी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है। जब वो मुंह खोलता है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। PhD नहीं किया हुआ, 12 क्लासें पढ़ी हैं उसने ही 12 क्लासें पढ़ी हैं, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा हुआ, वो यूनिवर्सिटी नहीं किया, वो यूनिवर्सिटी नहीं किया, 12 क्लासें पढ़ी हैं उसने खुद। सेल्फ एजुकेशन कह सकते हैं उसको, सेल्फ एजुकेट किया उसने अपने आप को, सॉलिड एक्सपोजर मिला उसको, उसने अपने आप को ग्रूम किया है, बेइंतहा ग्रूम किया है। और उसमें अगेन बहुत सारे लोग का हाथ है, अनुष्का शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर, अनुष्का का बहुत बड़ा हाथ है, विराट को, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता ना। ज़रूर। विराट के
आप देखिए गौरव शर्मा का एक एपिसोड है ब्रेकफास्ट विद हाँ वो चैंपियंस, मैंने देखा बिल्कुल। उसके अंदर विराट ये बोलता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं था, हम तो थे ही लौंडे, ठीक है। सो ये तो लेडी लक का कमाल है कि अब कह रहे जैसी सिचुएशन होती है तो मैं जेंटलमैन बन जाता हूँ, जब बॉयज़ होता है तो फिर वो तफरियाँ शुरू होती हैं। उसकी तफरियाँ भी अलग हैं, ही इज़ फनी, उसकी वो स्टोरी टेलिंग आपने देखी कितनी फिट करता है कमाल यार, तो लॉन्डो वाली साथ तफरियाँ लेके चलता है। अगर आप यहाँ बैठते हैं उसके साथ और अगर कोई अच्छा माहौल होता है तो आपको लगेगा कि आप 19 साल के किसी तफरी बंदे के साथ बैठे हैं। वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, जो वर्ड होता है ना डी वाला हम लोग ना, हाँ एग्जैक्ट सही है। वो है, तफरियाँ करवा लो उससे, वो लगेगा ही नहीं कि यार दुनिया का इतना बड़ा क्रिकेटर बातें कर रहा है, उसका एक अलग जोन है वो। सो जो अब वो क्लासी हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा तमीज़ आ गई, ये सारी चीज़ें, ये अनुष्का शर्मा का कमाल है भाई। उसकी अच्छा, एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं, वो अनुष्का शर्मा का कमाल है। उसकी ड्रेसिंग अगर आप देखें, उसकी अपनी जो लोगों से बात करने का तरीका है, हम्बलनेस है, ये सारी चीज़ें, प्रेजेंटेबल जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी है, ये अनुष्का शर्मा का बहुत बड़ा कमाल है उसके अंदर। और उसको उस दौर से निकालने, 2014 में बहुत बुरा पैच था विराट कोहली का, बल्ला बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा था उसका। जेम्स एंडरसन का जो है ना वो एक तरह से बन गया था, स्पेशली आउट ऑफ स्टंप अगर कोई बॉल मिलती थी ना, चौथे स्टंप पे बॉल करो तो विराट कोहली जो है वो स्लिप पे कैच दे दिया करते थे, पहले दूसरे स्लिप पे कैच जाता था लाजमी विराट कोहली का। और उसको हर बार यकीन नहीं आता कि मैं वाकई ये कर बैठा हूँ, वाकई कैच हो गया मेरा। खैर यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग में आपने अनुष्का शर्मा का पुट इन किया, और जो आजकल मौसमी क्रिकेट फैंस जो सिर्फ वर्ल्ड कप पे क्रिकेट देखते हैं, जब ये विराट कोहली में बैड पैच आया था, जब वो गलत टाइम चल रहा था, लोग कहते हैं यार अनुष्का शर्मा का कसूर है। काफ़ी सारे देखो, बहुत से लोग ऐसे बात भी करते हैं यार, ये सही पाकिस्तानी और इंडियन फैंस या कोई भी हमारे फैंस हैं इस रीजन में, वो आपको पता है जो मासिस फैन है वो तो बिल्कुल ही गधे हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं वो। तो इंडियन फैंस भी इसी तरह के हैं। जो इंडिया का जो इंडियन फैंस में भी दो किस्म है ना, एक तो पढ़ा लिखा फ़ैन है, ठीक है, और एक है गधा, पाकिस्तानियों की तरह, बिल्कुल पाकिस्तानी गधों की तरह वो भी गधा, बिल्कुल जाहिलों वाली बात करनी है ना, पनौती बोल देना, ठीक है, अनुष्का शर्मा पे इल्ज़ाम लगा देना। और बेचारे बहुत बुरा सीन हुआ था यार, वो बहुत बुरा पैच था, वो बहुत बुरा सीन था, उस बेचारी को बुरी तरह से टारगेट किया था। एंड देन उस बंदी की सपोर्ट की वजह से, विराट कोहली यही कहता है कि उसकी सपोर्ट की वजह से मैं बाहर निकला उस पैच से। एंड देन अभी जो विराट कोहली है वो बहुत सारे पैचेस, इस तरह के पैचेस से निकल के आपके सामने आया हुआ है। एंड देन मैं जब गया था उस ग्राउंड के अंदर दाखिल हुआ ना, तो जब वो विराट कोहली वॉक करता हुआ आया था, मैं तो बहुत दूर था, ग्रास में खड़ा हुआ था मैं, ठीक है, जब विराट कोहली ग्राउंड में वॉक करता हुआ आया, मैंने बोला यार फाइनली मैंने देखा उस बंदे को चलते हुए, बंदा आता है एंड देन फिर बोल्ड हो गया। हाँ शाहिद अफरीदी ने बोल्ड मार। देखो विराट कोहली मेरा सीन ये है कि हाँ पाकिस्तान के खिलाफ है तो माजरत यार, प्लीज़ डोंट ट्राई। सेलिब्रेट किया आपने उसको? मैं तो पागल हो गया था भाई, मेन तो हम इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा तो मैं तो पाकिस्तान की साइड हूँ ना, धरती बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। हाँ लेकिन मेरी ख्वाहिश पता है क्या होती है, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, विराट कोहली सेंचुरी मारे और पाकिस्तान मैच जीत जाए, ये मेरी परफेक्ट सिचुएशन है, परफेक्ट सिचुएशन है। अच्छी बैटिंग भी देखने को मिले, ट्रीट टू वॉच, और साथ जो है वो जीत लेकिन अपनी हो। हाँ ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, 2021 वाला जो हमारा T20 वर्ल्ड कप था इंडिया पाकिस्तान वाला, जो पाकिस्तान पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीता 2021 में हुआ ना, वो तो 21 का, हाँ 21 वाला 152 चेस किया था हम लोगों ने विदाउट लूजिंग एनी विकेट। सो उसमें यही परफेक्ट सिचुएशन थी, विराट कोहली की 50 हुई थी और पाकिस्तान मैच जीत गया था। तो आई वाज लाइक यस शुक्र विराट ने, क्योंकि टीम आउट होती है तो विराट ही अकेला संभाल रहा होता बेचारा। सो उसने संभाला, बेचारे ने थोड़े से रन दिए, 152 का टोटल मिला और पाकिस्तान जीत गया ना। ये परफेक्ट सिचुएशन है एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन कि यही वाली है। सो खैर विराट कोहली आउट हुआ ना, वाज लाइक यस शुक्र आउट हो गया, क्योंकि ये खड़ा है तो गेम आउट है, सीन ऑफ है बहुत बड़ा। लेकिन खैर मैं वहाँ पर गया एंड देन हम जो है दूसरे वाले स्टैंड्स की तरफ चले गए, जो कि VIP इंक्लोजर होता है ना, अच्छा, तो उसकी तरफ गए जहाँ पर हमारे साथ काफ़ी सारे दोस्त थे। अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऊपर जो है इंडियन ड्रेसिंग रूम है, मुझे लगा पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम होगा, आई डिडंट नो दैट। सो मैं जब खड़ा हुआ था तो उसके बाद ऊपर मैंने देखा रहा, मैंने बोला तो राहुल द्रविड़ खड़ा हुआ है, अच्छा, ब्लडी हेल, बिग फैन ऑफ राहुल द्रविड़ ऑफ कोर्स, द बॉल। सो मैं थोड़ा और ऊपर चला गया, बिल्कुल आखिरी नहीं, जो आखिरी सीढ़ी और आखिरी सीटें बनी हुई हैं वहाँ जाकर खड़ा हो गया। मैंने बोला डूड द मोमेंट इज़ ऑलमोस्ट हेयर। मैं और इरफान जो हम थे, तो दैन अच्छा होता ये है कि जब आई थिंक उसको बारिश होना शुरू हो गई थी, वो अजाब हो गया था ना, बारिश वारिश चल रही थी। सो हुआ ये कि मैं जब खड़ा हुआ था तो एकदम एक बंदा बाहर निकलता है और यूं करके यूं देखने लगा, एंड ही वाज सो क्लोज, लाइक ऑलमोस्ट 10 फीट अवे डूड, 10-15 फीट अवे। मैंने बोला यार वाह,
अमेजिंग। उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई रियली वांटेड टू सी दैट इन रियल लाइफ कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके भरम क्या है, उसका लेवल क्या है। पूरी इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर दिखता है आपको वो भरम। बिल्कुल। आपको पांड्या में भी दिखता है, आपको इवन ईशान किशन में दिखता है यार। कोई नया बच्चा भी आता है ना, विराट कोहली को कॉपी कर रहा होता है। कॉपी इन द सेंस कि इंस्पायर्ड है यार, वो है। इवन सेम गोज विद बाबर आजम एज वेल। ठीक है, बाबर से फ़ायदा हुआ है कि बाबर आजम की बैटिंग की वजह से फ़ायदा हुआ है कि बैटिंग हमारे पास स्लो बेहतर हो गई है। लेकिन खैर वो एक अलग टॉपिक है, हम विराट की बात कर रहे हैं। विराट का ये है कि या वो एग्रेशन, वो बॉडी लैंग्वेज, वो परफॉर्मेंस एंड फिटनेस वो आपको पूरी टीम के अंदर दिखती है इनकी। ऐसे ही। और उसकी फिटनेस को देखते हुए भी लगता नहीं है कि वो रिटायर होगा करीब में, अभी तो चलेगा वो। ही इज़ 35 years old यार, 35 years old यार। और आई डोंट नो, आई थिंक वो वर्ल्ड हमारी टीम में कितने हैं 35 के लोग वैसे हैं? इफ्तिखार नहीं, चाचा जी के अलावा कोई और भी? हम तो यार लोगों को ज़ाया कर रहे हैं बेदर्दी के साथ। वी आर वेरी यंग क्रिकेट टीम राइट नाउ, काफ़ी यंग है। किसी के भी सिवाय बाबर के और किसी के 100 मैचेस नहीं हुए अभी तक। और यही वजह जो आप बता रहे हैं कि उसकी सिर्फ बैटिंग ही नहीं है जो विराट कोहली को विराट कोहली बनाती है। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सो मेनी थिंग्स यार, सो मेनी थिंग्स। ऐसे ही। और मैं अभी खैर दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा यार। ये जो हमारी टीम की कम्युनिकेशन है यार, जो हमारी टीम की इंग्लिश है, जो मैच के बाद प्रेजेंटेशन में जाते हैं, जो रमीज़ राजा का सवाल का जवाब देते हैं यार, ये सुन के तो शर्मिंदगी होती है यार। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो इसके ऊपर कोई काम हो रहा है आपके? रिसेंटली आपने बहुत सारी पॉडकास्ट की हैं क्रिकेटर्स के साथ और आपने उनसे इंटरेक्ट किया है, इस पे कोई काम हो रहा है या इनकी कोई रियलाइजेशन है इन चीज़ को, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, इंग्लिश पे, इन चीज़ों में कि आपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है? भाई कोई ढंग से बोलना ही सीख लो यार। पहला तो ये सवाल आ जाता है कि इंग्लिश बोलनी ज़रूरी है या नहीं है। सामने से ये क्वेश्चन आता है मेरे पास कि ज़रूरी है कि इंग्लिश बोलना। जरूरी है यार, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सारे इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको भी बोलनी आनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द रिक्वायर्ड स्किल्स। मुझे तो समझ नहीं आता कि डिबेट किस चीज़ की है कि नहीं। रोनाल्डो को नहीं आती, मेसी को नहीं आती, तो अरे भाई क्रिकेट इज़ डिफरेंट। सारी ज़्यादातर अंग्रेज़ क्रिकेट टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। क्रिकेट भी उन्होंने आज़ाद किया। तो एक तरह से आईसीसी कहाँ पर है? स्पेन में तो नहीं है ना। आईसीसी इन इंग्लैंड, ठीक है। सो बात ये है कि एक पूरा कल्चर ही इस तरह का है, ठीक है। एंड देन अंग्रेज़ी का फ़ायदा ये होता है कि अगर बाबर आजम खड़ा होकर कोई बात कह रहा है ना, कोई ओपिनियन दे रहा है, कोई इंटरेस्टिंग बात कह रहा है, तो श्रीलंका में बैठा हुआ बंदा जो फ़ैन है उसका वो समझेगा उसको। इंग्लैंड में बैठा हुआ बंदा, साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ, न्यूजीलैंड में बैठा हुआ, तो फ़ायदे बता रहा हूँ मैं, फ़ायदे, नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है। आप इसको पर्सनल समझें और आप बोलें नहीं यार ज़बान का मसला आ गया, ये बेकार बात है, बेकार किस्म की बहस है। आप मुझे बताओ नुकसान क्या है? इंग्लिश सीखने से हो क्या जाएगा? कोई नुकसान नहीं है इसका। एग्जैक्टली। नहीं हम फजूल अंग्रेज गोरे कॉम्प्लेक्स में हैं, बेकार किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हैं। अच्छा, अगर तो आगे से ये जस्टिफिकेशन दे दें इसका मतलब इनका सीखने का, इस पे काम करने का इरादा नहीं है उस तरीके से। इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इंग्लिश बोलने की। क्या ज़रूरत है इंग्लिश बोलने की? हम तो उर्दू ही बोल सकते हैं। हाँ, बैटिंग पे फोकस करो, बॉलिंग पे फोकस करो, इंग्लिश पे फोकस करने क्या है? हाँ, इस तरह उस पर ही फोकस करें। बात ये है कि सब पे फोकस करें। हाँ, ये वही वाली बात ना जो हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे थे कि कभी कभी आप होता है ना, एक ही साइड की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड नहीं कर रहे हैं। भाई वो भी ज़रूरी है। तो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ ज़रूरी है, आपकी फिटनेस भी ज़रूरी है। एंड पिछले प्लेयर्स तो जिम नहीं जाते थे ना, ठीक है, तो फिर तो आप बोले वो वाले तो जिम जाते नहीं, तो हम क्यों जाएंगे? ऐसे ही है ना, ऐसे ही। और आप अंदाज़ा करें यार, जिन क्रिकेटर्स को ठीक इंग्लिश आती है, आप शोएब अख्तर को देखें, उसका ब्रॉटअप देखें, उसके अपीयरेंस देखें, उसके इंडियन मीडिया के अंदर और ग्लोबल मीडिया के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस और व्यूअरशिप देखें, फ़र्क आपके सामने है। और आपका फ़ायदा है यार, आने वाले वक्त में आपको कमेंट्री करने को मिलेगी, आप जो है वो इसी तरह से प्रेजेंटर बन सकते हैं वगैरह वगैरह। लुक एट वकार यूनुस, ठीक है, लुक एट वसीम अकरम, ठीक है, लुक एट शोएब अख्तर। ये लोग कोई PhD कर, ये लोग ऑक्सफोर्ड से पढ़कर थोड़ी आए थे, अपने आप को ग्रूम किया ना। लुक एट रमीज़ राजा यार, खूबसूरत, दुनिया का सबसे फाड़ू, मेरा फेवरेट कमेंटेटर। अच्छा, इस वक्त, हाँ इस वक्त मेरा टॉप, नेक्स्ट लेवल, आई लव हिम, अमेजिंग, कमाल, अमेजिंग, रमीज़ राजा। फ़ायदा हुआ है ना उनको। तो ये बहस करना कि नहीं ऐसा नहीं है, भाई आप अच्छे लगेंगे, प्लीज़ बात करें, अंग्रेज़ी सीखें। और इवन अंग्रेज़ी सीखें और बात करना सीखें। बेसिकली ये भी बोलूँगा कि बात करना सीखें। कम्युनिकेशन स्किल्स यही होती है कि जो मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट बोलूँ तो मैं। सही बात है यार, हमने यही सुना है। हमारे प्लेयर्स का ये भी है कि बात भी नहीं करनी आती, बात भी नहीं करनी आती, उर्दू में भी नहीं करनी आती यार बात। मसला ये है, सबसे पूछेंगे जी बस पॉजिटिव क्रिकेट खेलने हैं, बॉयज़ की जो अल्लाह की दुआ है और वालिदैन की दुआ है, पॉजिटिव क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट। अभी हम उर्दू में पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उर्दू सभी को आती है ना, नेशनल लैंग्वेज है। सो वो भी नहीं बोलनी आती यार,
वो भी नहीं बोलनी आती आपको, हम देख रहे होते हैं ऐसे ही नहीं बोलनी आती यार। बैड लक थी जी, आज हमारा दिन नहीं था और आज ये हो गया, और आज एफर्ट की लेकिन जो है वो पॉजिटिव नहीं था यार। हमने बैटिंग में थोड़ा सा बेहतर कर दिया, वो विराट कोहली कभी कुछ बोल देता है, हाँ, कभी कोई अलग बात बोलता है, स्पॉन्टेनियस और सॉलिड बातें ना, ज़बरदस्त किस्म की बातें हैं। अमेजिंग यार। अभी हम बहुत ज़्यादा आगे चले गए क्रिकेट में, बट यहाँ दिस इज़ माई लव यार। अभी क्रिकेट पे आपने रिसेंटली कितनी पॉडकास्ट की हैं? आई थिंक आई डोंट नो 7-8 तो कर दिए होंगे। अच्छा, शायद हाँ। किस किस से थोड़ा सा बताएं। एक तो हसन अली के साथ की बहुत ज़्यादा, इमामुल हक के साथ किया था, इमामुल हक के साथ किया, हसन अली के साथ किया था मैंने, उमर अकमल के साथ किया था, यासिर हमीद के साथ किया था, अमेजिंग बैट्समैन। एंड देन अब्दुल रज़ाक के साथ किया था। अभी रिसेंटली मैंने जो है वो वसीम अकरम के साथ पॉडकास्ट किया था। वसीम अकरम के साथ पॉडकास्ट किया था। वो आई मीन लोग बोलते हैं नेवर मीट योर हीरोज़, पता सुना होगा आपने? बिल्कुल सुना। मेरे मेरे साथ हो चुका है कि दोनों सिचुएशन हो चुकी हैं कि मैं हीरो से मिला तो मुझे खुशी भी हुई, जो कि वसीम अकरम है, तमीज़ के साथ उन्होंने मुझे ट्रीट किया, मुझे नहीं लगा कि मैं वसीम अकरम के साथ बैठा हूँ, मुझे लगा मैं एक ऐसे इंसान के साथ बैठा हूँ जो मुझे उस वक्त अपना छोटा भाई समझ रहा था और मुझसे कॉन्वर्जेसन कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। वेरी प्रोफेशनल, वेरी नाइस, टाइम पर आया, टाइम पर गया, पूरा टाइम दिया, कंटेंट देकर इन अ सेंस कि कॉन्वर्जेसन मैं कर रहा हूँ तो बंदा मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है, और आँखों में जो है वो नहीं है, परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ मैंने कॉन्वर्जेसन करी तो मैं बहुत बुरी तरह से वो हुआ कि यार मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन था और ये क्या हो गया। हाँ, ये भी होता है। वही नेवर मीट योर हीरोज़ वाली बात कर रहा हूँ ना, कि दोनों आपको मिल सकते हैं, कभी आप खुश भी हो सकते हैं और कभी जो है बोलते हैं अरे यार ये क्या हो गया यार, ये तो बहुत ही बैड सीन है। सो अगैन ख़वातीन और हज़रात, अगर कोई क्रिकेटर है, अगर कोई एक्टर है, हम सबके फ़ैन्स होते हैं, लेकिन बात ये है कि सबकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं हो सकती यार। बहुत कुछ लोग बहुत शैलो होते हैं और बहुत बैड सीन होता है, बहुत बैड सीन होता है। एज अ फ़ैन आप जब मिल रहे होते हैं ना सामने वाले से और आपको लगे कि यार ये तो मुझे इंसान ही नहीं समझता, नॉन एग्जिस्टेंट हूँ मैं इसके सामने। सो ये चीज़ बड़ी बुरी तरह से डिसपॉइंट करती है। आपको ज़िंदगी में ऐसा मिलेगा बहुत सारा। ऐसे ही है। मुझे अभी याद है, अभी आपके सामने बिलाल भी बैठे हुए, एक नाम मैं नहीं लूँगा, मौलाना बहुत एक बड़े हैं, उनको सुनते थे बहुत ज़्यादा अकीदत की हद तक, लेकिन जब ये उनसे मिले तो यार उन्होंने ठीक से हाथ भी नहीं मिलाया इनसे, तो उसके बाद से इनका इतना दिल टूटा है कि यार सोच नहीं सकते, सुनना छोड़ दिया। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी। मैं भी एक मौलाना से मिला था, फेथ इनका जो है वो हिल गया पूरा। मैं भी एक मौलाना से मिला था, मुझे भी बहुत चौड़े में थे वो मौलाना, काफ़ी ज़्यादा। हाँ, आई डोंट नो सेम मौलाना तो नहीं, प्रॉब्लम सेम ही है। ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे। हाँ, वही होंगे। यार ये तो आपने सही है, समझा ही पक्का कर दिया पक्का कर दिया, तो वही वाले हैं यार। हाँ, वही मौली साहब होंगे। लेकिन बात ये है कि हाँ, ये बहुत सारी कैटेगरीज है ना, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन तो खैर नहीं हो सकता है, आपको तो पता पॉलिटिशियंस तो होते ही ऐसे, लेकिन क्रिकेटर हो गया, एक्टर्स हो गए, मौलवीज हो गए, और कौन कौन होते हैं, जो भी होते हैं। सही बात है, इसमें बंदा फेथ ले गया, फेथ बिलीव इस पे कर रहा होता है बहुत ज़्यादा बंदा अपना। अच्छा, मौलवियों का तो है ये बहुत ज़्यादा, चलो क्रिकेटर हो गया, एक्टर हो गया, वो तो समझ है, लेकिन मौलवी तो प्रीच ही यही कर रहे हैं। ईमान हिल जाता है बंदे का यार। वो मौलवी तो प्रीच ही यही कर रहे हैं कि क्या करो, ये नहीं करो, वो करो, वगैरह वगैरह। सही है, सारी की सारी, आई मीन दे डोंट, a lot of them don't practice what they preach actually. धानल भाई, टुवर्ड्स द लास्ट हम एंड की तरफ जा रहे हैं। हमने आपके कमेंट सेक्शन देखा, आपकी ऑडियंस देखी, आपकी इंडिया से बहुत बड़ी ऑडियंस है, थोड़ा सा शेयर करें कि इंडिया से कितनी है और उसके क्या आपके प्रेफरेंस है, मतलब फीडबैक जो आपको आता है ऑब्वियसली, वो आपको कितना लीड करता है अपने कंटेंट की डायरेक्शन में, और कैसा एक्सपीरियंस यार बेसिकली पता है क्या, मैंने स्टार्ट में बताया था कि मेरी फैमिली जो है वो मेरे नाना नानी दादा दादी का ताल्लुक दिल्ली से, सो बचपन से मेरा एक इमोशनल कनेक्शन तो है। बट नॉट ओनली इंडिया, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करता, मेरा और आने वाले वक्त में ये भी है कि मेरा जो एक्चुअल विजन है ना, वो है पूरा साउथ एशिया। बेसिकली साउथ एशिया इन द सेंस कि जो भी इंसान उर्दू हिंदी समझता है ना, चाहे वो दुनिया में कहीं भी होगा, तो वो मेरी ऑडियंस है, वो मेरी टारगेट मार्केट है। सिंपल वर्ड, नॉट ऑडियंस, टारगेट मार्केट है मेरी, कि इस तक मेरा, मैं चाहता हूँ कि इस तक मेरा कंटेंट जाए। तो बांग्लादेश के लोग भी उर्दू हिंदी समझते हैं काफ़ी सारे, थैंक्स टू बॉलीवुड। एक लंबी कहानी हो जाएगी ये, बॉलीवुड ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया इस चीज़ के अंदर, उर्दू और हिंदी उर्दू और हिंदी को नॉर्मलाइज करने में। और बॉलीवुड की जितने भी आपने गाने सुनेंगे सारे उर्दू में ही होते हैं, और जितने भी डायलॉग्स होते हैं वो भी प्योर उर्दू में होते हैं। तो उर्दू को फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया उन्होंने। और तो अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अ बिट ऑफ श्रीलंका,
मालदीव्स, नेपाल नेपाल इन सारी जगहों पर ये ज़बान बोली और समझी जाती है, ठीक है। एंड सारे फिर ओवरसीज़ भी आ जाते हैं इसके अंदर, ओवरसीज़ बंगालीज़, ओवरसीज़ इंडियंस, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। सो माय विजन इज़ बहुत बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन हो सकता है शायद कोई छोटा सा किरदार मैं अदा करूँ। आई रियली दिस इज़ माई ड्रीम टू सी, आई मीन टू ब्रिंग दैम टुगेदर, दिस इज़ माई विजन टू ब्रिंग साउथ एशियंस टुगेदर बेसिकली। दिस इज़ माई विजन। ये तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ बेसिकली, लेकिन मैंने इस माइंडसेट के साथ, माइंडसेट ये है बेसिकली कि यार साउथ एशियंस को ना एक ट्रैक पर लेकर आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम सेम है, हमारी सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंसेस कम है। बहुत सिमिलैरिटीज़ है हमारी। ज़बान सबसे बड़ी चीज़ है, दैन खाने, दैन कल्चर्स, दैन हिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट। सो अगर मैं मेरे लिए अफ़गानी भी उसी लेवल के हैं जितना लेवल के पाकिस्तानी हैं, दैन इंडियंस एंड बंगालीज़। सो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था, 6 महीने पहले। मेरी एक दोस्त है ढाका में काम करती है, जॉब करती है, सो उसके साथ मैंने पॉडकास्ट किया एंड आई जस्ट आस्क्ड सम क्वेश्चंस। 36 मिनट का पॉडकास्ट था। अच्छा। और वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी एज अ पाकिस्तानी बांग्लादेश में काम करने का। ब्रो वो पॉडकास्ट इंतहाई वायरल हो गया था बांग्लादेश के अंदर, इंतहाई वायरल हो गया था कि उस सिर्फ पॉडकास्ट से जो है ना, एक क्लिप से ना मेरी फॉलोइंग कोई 60-70 हज़ार फॉलोअर्स बढ़ गए थे 2-3 दिन के अंदर। यार कहाँ पे? हाँ, फेसबुक पे ऑल द बंगालीज। एंड आई वाज लाइक वाओ। और इतने ईमेल्स, इतने मैसेजेस, और मैंने सर ये पकड़ा कि उर्दू में थी वो। हाँ उर्दू में। ये सोचने वाली बात है कि जिस वजह से उन्होंने वहाँ पर पंगा डाला था बांग्लादेश का, वो ज़बान समझते हैं अभी भी। 71 का रेफरेंस दिया इन्होंने। ठीक है, 1958 का रेफरेंस दिया मैंने। 71 का भी थोड़ा था ना, मतलब वहाँ पे थोड़ा। हाँ, लेकिन ये जो शोर मचा था, चलना शुरू हो गया, लैंग्वेज राइट्स। सो हुआ ये कि वो जो ईमेल्स आए मुझे, वो ये कि यार कि हमें नहीं वो इनका ये कहना था कि हमें नहीं पता था कि पाकिस्तानी हमारे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। मैंने बोला हैं मतलब? तो उनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी हैं जो कि बंगालियों को अच्छा समझते हैं। एंड दे वर सो शॉक्ड, क्योंकि वहाँ पर ये एक अंडरस्टैंडिंग कि पाकिस्तान एक बुरा मुल्क है, उन्होंने ये किया वो किया, एक लंबी डिबेट है, एक लंबी डिस्कशन है। लेकिन ये एक वहाँ की एक आम इंसान को लगता था कि यार पाकिस्तान में शायद हमें अच्छा नहीं समझते वगैरह वगैरह। और जब मैंने बात की एंड दे वर सो हैप्पी एंड दे वर लाइक कि यार वी लव यू, वी स्टिल लव यू। हम आज भी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, चाहे वो ड्रामे हों, चाहे क्रिकेटर्स हों। सो बांग्लादेश से हमारा कनेक्शन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा पीपल टू पीपल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है। तो वो एक मुझे लग रहा है कि वो एक बैरियर था मेरी नज़र में, जो एक तरह से टूटा था बैरियर। कि मैंने बोला यार ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की पूरी हमारी ऑडियंस है जो कि हमें हमारी बात समझती है। बेहतरीन, क्योंकि हमारी ज़बान समझती है तो फिर हमारी बात भी समझती है, जज्बात भी समझती है, ख्यालात भी समझती है। बिल्कुल हाँ। एंड सेम पीपल। एंड देन ये फिर आप दुबई को देखें ना, तीनों मिलके काम कर रहे होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, अफगानी, चारों मिलके काम कर रहे होते हैं। नेपाली भी आ जाता है और ज़बानें भी समझते हैं। फिर इसी तरह से आप मिडल ईस्ट में सारे मुल्कों में देखें, सारे मिलके काम कर रहे होते हैं। फिर इंग्लैंड चले जाएँ, आप US चले जाएँ, सारे साथी होते हैं, सारे साथी होते हैं। इनके झगड़े भी होते हैं, लेकिन हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं इस वक्त। सारे साथी होते हैं। सो ये जो है ना, लोगों को जोड़ने का काम, ये बड़ा ज़रूरी है यार इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है दानियाल भाई। बिल्कुल लास्ट पॉइंट जो हमारा आज की डिस्कशन का वो ये कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें क्रिएटर्स को कमेंट सेक्शन में बिला वजह का कमेंट आता है कि पैलेस्टाइन के बारे में बात करो, पैलेस्टाइन को ये करो, तुम लोग ये कर रहे हो पैलेस्टाइन। खैर वो ऑब्वियसली बिल्कुल जेन्युइन कॉज है, बात करनी चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। लेकिन आपके ख्याल में जो डिमांड है ये जस्टिफाइड है बहुत ज़्यादा, जो एग्रेशन? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? यार मेरा ख्याल है जो बात कर रहे हैं उसको करनी चाहिए, लेकिन जो नहीं कर रहा आप उसको एक बात कह सकते हैं, लेकिन गाली दे के तो नहीं कह सकते। आप उसमें मतलब अपील कर सकते हैं उससे, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उससे, लेकिन वो समझेगा अपने कंटेंट के लिए। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। बात ये है कि मैंने तो 2 साल पहले भी बड़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी इस बारे में, और जब भी होता है मैं आवाज़ उठाता हूँ। अभी रिसेंटली हुआ ये कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बिज़ी था, तो मैं कोई भी किस्म का कंटेंट नहीं बना पाया था, ठीक है। सो एंड ऑल्सो मैं ट्रैवल भी कर रहा था, तो मुझे पता ही नहीं कि हुआ क्या है, ठीक है। 2-3 दिन तक मुझे नहीं पता था कि हुआ क्या है। एंड देन फिर मैंने कुछ ना फेसबुक खोला सही तरह से, तो ये देखा कि यार कुछ मसला चल रहा है बॉस,
कुछ मसला चल रहा है, लेकिन अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की हो गई कि जो भी मसला देखता हूँ एकदम मैं फ़ैसला नहीं कर लेता, बात करना शुरू कर दी। मुझे देखना होता है कि यार मुझे वीडियोस देखनी है उसकी, मुझे देखनी है, मुझे एक्सप्लेनर्स देखनी है, मुझे जो है ना वो CNN और BBC के देखना है, मुझे अल जज़ीरा का देखना है कि क्या बात चल रही है, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूज़ सोर्सेज देखने हैं बिल्कुल कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो आई टुक माई टाइम एंड देन फिर उसके बाद अपने स्टोरीज़ के ऊपर मैंने कंटिन्यूसली बात करना शुरू की, और अभी भी कर रहा हूँ, आज भी की, कल भी की, और आगे भी करूँगा। एंड मैंने फिर वो ब्रांडेड वीडियोस भी होती हैं इंस्टाग्राम की, तो वो भी अपलोड कर रहा हूँ। देखो काम तो काम है, मैं खाना तो आपने खाना छोड़ दिया क्या? आप स्कूल नहीं जा रहे, आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, आप ऑफिस नहीं जा रहे, वो भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल सब साथ चीज़ें चल सकती हैं। सो मैंने जब करना शुरू की तो उन वीडियोस के नीचे गालियाँ पड़ रही हैं मुझे कि फ़लस्तीन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला भाई गधों क्या स्टोरीज में कर तो रहा हूँ, क्या हो गया बात, और बात नहीं कर रहे हैं। ओके सो या मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या सीन है, मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या है कि तलवार उठाऊं, घोड़े पे जाएं हम लोग, जाएं वहाँ पर जहाद करना शुरू कर दें, क्या करें क्या भाई, जो कर सकते हैं कर रहे हैं। दैन दूसरी एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम डोनेशन अगर वहाँ पर रास्ता दे रहे हैं, ठीक है, जब जो कि ये है बेगैरती कर रहा है इसराइल बहुत ज़्यादा कि वहाँ पर बिल्कुल बंद किया हुआ है, मिस्र और इजिप्ट और गज़ा का जो बॉर्डर है उन्होंने बंद किया हुआ है, और शायद 20-25 ट्रक की इजाज़त हुई थी कुछ टाइम पहले। दैट्स वेरी 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 सैड, बहुत सिचुएशन बुरी है वहाँ पर। लेकिन ये है कि अगर कोई डोनेशन वाला चक्कर है, जैसे अल खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर और बैत सलाम कर रहा है, तो मैं तो पूरी सपोर्ट करता हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी में भी शेयर किया एंड देन हर जगह शेयर किया कि करना है, हमें डोनेट करना है, एंड इंशाल्लाह मैं भी कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं नहीं बताऊँगा कितने कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आई एम अ पार्ट ऑफ इट, ये मेरी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। हमारा जिहाद यही है, ऑब्वियसली हम यही कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं। और हम अगर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ प्रोटेस्ट, तो उसका ना इम्पैक्ट बहुत, प्रोटेस्ट या सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में अगर हम कोई प्रोटेस्ट निकालते हैं इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगैन मैं ही नहीं कर प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगैन प्रोटेस्ट करने का फ़ायदा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई बहुत बड़ा कोई प्रोटेस्ट है, जैसे कराची में हमने देखा बहुत, एक मिलियन मार्च जो है वो कराची में, अगर वो पिक्चर्स पैलेस्टीनियंस देख रहे हैं फिर तो फ़ायदा होता है। वही तो बोल रहा हूँ, बहुत बूस्ट मिलता है। नॉट ओनली पैलेस्टीनियंस भाई, पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया देखती है कि असल फ़ायदा उनको पैलेस्टीनियंस को हो रहा है ना उसका, मतलब वो बहुत हौसला महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ पैलेस्टीनियंस को भी फ़ायदा हो रहा है, और दूसरा ये कि अगर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, नॉर्वे है, जहाँ प्रोटेस्ट होते हैं ना, तो प्रोटेस्ट से फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट्स प्रेशराइज होती हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में एक प्रोटेस्ट करने का ही रीज़न ये होता है कि ताकि जो अरबाब इख्तियार है उनको प्रेशर मिले। सो यस, ये फ़ायदा होता है। एंड देन साथ में जो भी विक्टिम है उसको हौसला मिलता है। खुदा न खास्ता मुझ पर कोई बुराई आई है, और खुदा न खास्ता हमारे पे बुराई आई, और फिर दूसरे मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहा है हमारे हक़ में, तो खुशी तो होगी ना, सुकून मिलेगा, जज्बा मिलेगा, हौसला बढ़ेगा। यस, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने का भी तो तरीका होता है। सो पाकिस्तान में बस ये कि अल्लाह खैर करे, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट बड़े ख़तरनाक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक नामूस रिसालत का एक प्रोटेस्ट चला था कराची के अंदर, बड़ा ख़तरनाक किस्म का, बैक इन 2012, जिसकी वजह से यूट्यूब बैन, जिस पर यूट्यूब बैन हुआ था, यूट्यूब भी बैन कर दिया इन्होंने। यूट्यूब भी बैन कर दिया गधों ने। खैर ब्रो, अमेजन रोड पर वो चला था प्रोटेस्ट, और सारे सिनेमा जला दिए, तीनों, निशात, कैपरी, प्रिंस जला दिए। प्रिंस, हाँ, तो 2012 में हुआ था, 2011 में हुआ था। प्रिंस, निशात, कैपरी, तीनों सिनेमा जला दिए थे। ये भी एक चेहरा है पाकिस्तान में प्रोटेस्ट्स का। हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करने का तमीज़ भी तो नहीं है, हमारे यहाँ तमीज़ भी तो नहीं है। ये जला दो, उखाड़ दो, तोड़ दो, ये वो। लेकिन इस बार जो पैलेस्टीन का हुआ था प्रोटेस्ट, स्पेशली कराची के अंदर जमात इस्लामी ने कराया था, परफेक्ट था, बेहतरीन था, ग्लोबली उसकी बज़ जो है वो सुनाई दी है। कराची प्रेस क्लब पर जो हुआ था, ये शहजाद भाई इन लोगों ने जो अरेस्ट किया, शहजाद भाई इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइज़ किया था, बेहतरीन हुआ था। हाँ, तमीज़ के दायरे में प्रोटेस्ट करें, बेहतरीन है। लेकिन ये वाला जो प्रोटेस्ट, ये जो एक्सट्रीमिस्ट स्टाइल का होता है, जिसमें अपने ही लोगों को मार रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ जला रहे हैं, कि फ़लस्तीन पे हमला हुआ है, ठीक है, इजराइल ने हमला किया है, हम तबाह कर देंगे पाकिस्तान। अबे यार व्हाट द हेल। इसमें एक और भी तरीका आता है, जो मैंने ऑब्वियसली लास्ट वीडियो में उसके बारे में नहीं बाइकआउट कर, आपकी इसके बारे में मैंने एक स्टोरी देखी थी, आपके थॉट्स थोड़े से डिफरेंट थे, और आपने उसमें कहा था कि मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, बल्कि मैं इसके बारे में वीडियो भी बनाऊंगा। बेसिकली मैंने जो वीडियो बनाई, थोड़े से मैकडॉनल्ड के खिलाफ, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा वायरल भी होगी, वो मिलियंस के इस टाइम इसमें जा रही है। कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत अच्छा उसमें नहीं लग रहा, सारे कमेंट्स में बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। लेकिन मैंने जो बनाई, मैं आपको अपनी रीज़न देना चाहता हूँ, वो ये कि बेसिकली जब मैंने पिक्चर देखी ना मैकडॉनल्ड की ब्रांच की, उन्होंने मैकडॉनल्ड के थैले पकड़े हुए और इसराइली सोल्जर्स को फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, यार दैट्स जस्ट स्ट्राइक माई माइंड एंड हार्ट।
और वन पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स एज यू नो दैट। तो यार वो पिक्चर ने बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया कि यार मैकडोनल्ड का बाइकआउट होना चाहिए। आपकी ऑब्वियसली डिफरेंट ओपिनियन नजर है प्लीज़ उसका। यार मसला ये है कि हमारे यहाँ तो ओपिनियन देना जो है ना वो ये है कि तूने ऐसे बात कैसे कर दी है। बात ये है कि मुझे नहीं पता कि नहीं, उसमें मुझे मल्टीपल फीडबैक आया, लोगों ने कहा कि खुलना चाहिए, ऑब्वियसली लोगों की अपनी ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट दैट। बात ये है कि क्या हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि हम मैकडॉनल्ड्स के जो दर्जनों आउटलेट्स हैं वो बंद कर दें, आउटलेट्स बंद कर दें। हज़ारों पाकिस्तानी उससे अटैच्ड है, हज़ारों पाकिस्तानियों को जॉब कहाँ मिलेगी अगर वो निकाल चलें कल बंद करते हैं, सारे मैकडॉनल्ड्स बंद कर देते हैं, ठीक है। एक तो अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेसमैन की, बिजनेसमैन तो यूजलेस ही होता है ना पाकिस्तान में। पीपल टू हमारे यहाँ बिजनेसमैन तो हरामखोर समझते हैं ना, बिजनेसमैन हर बिजनेसमैन हरामखोर है, तो बिजनेसमैन के लिए कोई एम्पैथी ही नहीं है, ठीक है। जबकि उल्टी बात होनी चाहिए, बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है। बिजनेसमैन को इज्जत यूरोप में मिलती है ना तो फिर थ्राइव करता है। यूएस में बिजनेसमैन को इज्जत है ना, बिजनेस करना आसान है, ठीक है। यूएई में देखो ना, बिजनेसमैन को इज्जत मिली, आसानी मिली, यूएई कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो जहाँ पर आप बिजनेसमैन को इज्जत देंगे, जगह देंगे, इंडिया की सबसे बड़ी एग्जांपल है यार, हम बार बार इंडिया की एग्जांपल देते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट देनी है भाई, ज़रूरी है, काम कर रहे हैं वो बेहतरीन है। तो आप देखें उन्होंने बिजनेसमैन को आसानियाँ दी, जहाँ आप आसानी देंगे वहाँ पर ये होगा। अब यहाँ पर बिजनेसमैन वैसी बिजनेस नहीं है, ठीक है, और जिन्होंने इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है अरबों रुपए की, आप उनको निकाल के बाहर फेंक दें कल फ़ौरन, सारे के सारे आउटलेट्स बंद कर दें, और हज़ारों की तादाद में जो बनना है तो वो कहाँ जाएगा। नहीं, ये बिजनेस पर्सपेक्टिव के तहत तो ऑब्वियसली बिल्कुल हैवी लॉजिक है, लेकिन ये कि इन सॉलिडेरिटी विद, उसमें लोग कहते हैं कि यार आप तुम बाइकआउट करो, उसमें आईफोन का बाइकआउट करो, फेसबुक का भी करो, मेरा ये पॉइंट नहीं है। मेरा स्टारबक्स का भी करें, फिर उसको नेस्ले का भी करें, बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा भी करें, वो वाला बाइकआउट नहीं है। मैंने अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो रोड इसमें माइक विजिबल का जो विजिबल यार आप पॉडकास्ट बंद करना चाह रहे हैं, फिर सोनी का हमारा कैमरा। अबे यार वो वाली बात नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तस्वीर जो देखी ऑब्वियसली मैकडोनल्ड की वेरी लाउड एंड क्लियर, उसने बिल्कुल ढटाई के साथ जो सामने आके इस टाइम मैकडोनल्ड स्पेसिफिकली मैं मैकडोनल्ड की बात कर रहा हूँ, ढटाई के साथ मंजर आम पे आके उसने, यार हमारे यहाँ कभी ये कोई आप इमेजिन कर सकते हैं कोई ऐसी कोई आफत आए तो ये गवर्नमेंट वाले जो लोकल ब्रांड्स नहीं जाके उसमें डोनेशन करें, अपने बैग्स लेकर वहाँ पर जाएँ, कोई जस्ट कॉज के लिए, किसी और कॉज के लिए, हमारा कोई लोकल ब्रांड, कोई यासर ब्रोस्ट, कोई इस तरह की और चीज़ें यहाँ पर जाएँ। बेसिकली बात है कि जिस ढटाई के साथ मैकडोनल्ड ने सामने आके अप फ्रंट के ऊपर इसराइली सोल्जर्स के लिए जो मराहत का ऐलान किया, फ्री फूड का ऐलान किया, उसके खिलाफ तो बाइकआउट कर सकते हैं ना। वो लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान का अलग है, उनको नोटिफिकेशन आया और उनका अलग है, उसको आपस में ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है भाई, आपकी रॉयल्टी वहाँ पर जाती है, रॉयल्टी के बगैर तो मैकडोनल्ड्स आपको पाकिस्तान में एक दिन भी अपना बिजनेस करने की इजाज़त नहीं देगा। तो इन सॉलिडेरिटी विद दैट कॉज तब तो वो कर सकते हैं ना, तब तो इफेक्टिव हो सकता है। जो आपकी रीजंस है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के अंदर, ऑब्वियसली वो बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ही मेरे रीज़न है। अगर इसराइल के मैकडोनल्ड्स ने हरकत की तो घटिया हरकत की है, हाँ, और इसके अंदर उसको अमेरिका अगर सपोर्ट करा तो जो इनका हेड क्वार्टर है अगर उसको सपोर्ट करा तो उनकी हरकत है। अबे वो तो उनका जाहिर सी बात है, औलाद है उनकी वो, ठीक है, औलाद है, उन्होंने बनाया है, उसको पाला पोसा है, बड़ा किया है, बफर जोन बनाया है उन्होंने उसको, पूरे मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जो बाइडन ने भाई बात की थी ना कि इफ़ वी हैड टू इन्वेंट इजराइल वी वुड हैव, ठीक है, तो उनका है ये पूरा का पूरा। और कॉर्पोरेट इस तरह से लेकर चलती हैं, अग्रीड, 100% अग्रीड, ठीक है। पाकिस्तान में सॉलिडारिटी के लिए करेंगे, ठीक है, लेकिन उसकी कॉस्ट, इसको बंद करने की कॉस्ट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हैवी है। उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैवी है। जितने हज़ारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, आप उनसे बात करें, उनसे पूछें कि भाई क्या कर सकते हैं। कल आपको कहीं जॉब मिल रही है तो अगर आप एक राइडर हैं, अगर आप एक कैशियर हैं, अगर आप फ़ोन पर उसका वो ले रहे होते हैं, ठीक है, आप अगर आप ट्रेनी हैं, आप मैनेजर हैं, आप जो भी फूड सप्लाई चेन के अंदर काम करते हैं, और उसके साथ मैकडोनल्ड्स के अंदर जो चीज़ें लगती हैं, ठीक है, चाहे वो मैकडोनल्ड्स का फूड आइटम्स हैं बहुत सारी, बन हो, चाहे मैकडोनल्ड्स का इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो। देखो एक बिज़नेस होता है ना बड़ा, उसके साथ ना 50 किस्म की इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई होती हैं। आपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में तो सुनी होगी ये चीज़ कि सरिया है तो वो कहीं से आ रहा है, सीमेंट कहीं से आ रही है, लाइट कहीं से आ रही है, सेंट्री कहीं से आ रही है, वगैरह वगैरह। सो अगर मैकडोनल्ड्स है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, उसके साथ बाकी दर्जनों और इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान की ही इंडस्ट्रीज़। ट्रू। सो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कॉस्ट है बॉस, जज्बाती फैसला है। और अगर हम बॉयकॉट करेंगे तो कहाँ तक कब बॉयकॉट करेंगे, देखते हैं। 1 महीने 1.5 महीने बाद खामोश भी तो हो जाते हैं हम लोग। हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी तो है ना, बहुत जल्दी हम लोग भूल भी जाते हैं। ये चीज़ पहले भी हुई थी बहुत ज़्यादा। नॉट मैकडोनल्ड्स, बेसिकली हुआ ये था कि वो जो बॉयकॉट सारे के सारे चल रहे थे। आई थिंक फाइवर की बात करें ना, फाइवर भी तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फाइवर इज़ मेड इन इजराइल, राइट, इजरायली प्लेटफॉर्म है। फ्रीलांसर्स सारे के सारे फाइवर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। मैंने तो अभी तक देखे नहीं इस बारे में बॉयकॉट करने की बात। बस वो किसने
आपने फाइवर को फूड देते हुए डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखा नहीं है शायद, इसलिए बहरहाल ये फेयर नहीं पॉइंट। नहीं 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 नहीं, वो तो डायरेक्ट इसराइल, मेड इन इसराइल है, पूरा इसराइली प्लेटफॉर्म है वो। फाइवर इसराइली प्लेटफॉर्म है। अभी फूड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स तो अमेरिकन है ना। अच्छा, मुझे इस बारे में पता नहीं था। फाइवर इसराइली प्लेटफॉर्म है। सो फाइवर को तो पाकिस्तान में कितना फ्रीलांसर्स पर काम कर रहा है भाई, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई और। मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ कि इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, फाइवर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अपवर्क है, लेकिन बात ये है कि फाइवर का एक अलग काम है, फाइवर की एक अलग नीश है, अलग ऑडियंस है, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ारों की तादाद में बच्चे पैसे कमा रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे पैसे कमा रहे हैं, 17 16 साल के लड़के जिनको मैं जानता हूँ लाखों रुपए कमा रहे हैं, इसराइलियों के थ्रू कमा रहे हैं। तो नाउ व्हाट डू वी डू? सेलेक्टिव एक्टिविज्म, यही हो गया ना, सेलेक्टिव एक्टिविज्म कहते हैं ना इसको। फेयर इनफ जनाब, आपकी बिल्कुल डू वी डू मैन कि कहाँ तक बॉयकॉट चलेगा भाई, किस किस को बॉयकॉट करेंगे, कब तक बॉयकॉट करेंगे? दोनों तरफ के ओपिनियन नाज़रीन आपके सामने आ गया, इसका कोई कंक्लूजन नहीं है, और किसी हर बात का कंक्लूजन होना कोई ज़रूरी होता भी नहीं है। आपके दोनों तरफ के थॉट्स आपके सामने आ गए हैं, आपको फूड फॉर थॉट जनरेट करना इसका मकसद था। जो आपको बेहतर लगता है उससे अपनी ओपिनियन फॉर्म करें और आगे चलें। जनाब दानियाल शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करने का। जज़ाकल्लाह। और जस्ट थैंक यू सो मच यार, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया आपसे बात करने का, पूरी तरह से डूब गया था। कितनी लंबी रिकॉर्डिंग हो गई हो? काफ़ी लंबी हो गया, आई थिंक लॉन्गेस्ट 2 घंटे की यार। तो अभी तो हम लोग आई थिंक हम लोग ने आधा किया पॉडकास्ट, आधा किया, सही बात है, बहुत सारी बातें हैं में तो बहुत बातें हैं, बहुत बात। बाकी खैर जब मैं कराची होंगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ भी इनवाइट करेंगे मेरे पॉडकास्ट में। नहीं बिल्कुल, वहाँ तो क्यों मना कर रहा है बंदा, मना कर रहा है। नहीं सर, अभी स्ट्रगल करेंगे ना, अभी छोटा सा मैं अपने आपको भी इतना बड़ा कंटेंट नहीं बनेगा। नहीं है यार आपका, हम पॉडकास्ट पे ही बात करेंगे। हमें बेसिकली इसको ना और बढ़ाना है, अपनी इस कम्युनिटी को, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अपनी एक अलग कम्युनिटी बन रही है। डू यू सी दिस कंटेंट क्रिएशन किस तरह से जा रहा है कि पहले सिर्फ यूट्यूबर्स हुआ करते थे, फिर अब अलग टिकटॉकर अलग हो गए, देन इंस्टाग्रामर्स अलग हो गए, अब पॉडकास्टर अलग हो रहे हैं। इट इज़ ब्यूटीफुल टू सी, इट इज़ आउटस्टैंडिंग। मीमर्स भी अलग है, मीमर्स अलग हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। फ्रीलांसर्स अलग हैं, बिल्कुल वो सारे हैं। नहीं कंटेंट क्रिएशन के अंदर कहाँ से आ गया? सॉरी, उनकी कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, उनकी भी अलग कम्युनिटी। लेकिन कंटेंट क्रिएशन की कैटेगरीज कितनी सारी हो गई हैं अलग अलग। अब हमारी पॉडकास्टर्स की एक अलग कम्युनिटी बनती जा रही है। इस कम्युनिटी को इंशाल्लाह और बड़ा करेंगे। दैट्स सो अमेजिंग यार, दैट्स सो अमेजिंग। और मुझे बल्कि शिकवा रहता है लाहौर के अंदर जो कम्युनिटी है वो थोड़ी सी तरह आपस में इंटरलिंक नहीं है, और हम बिल्कुल आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि आपके जिस तरह के ग्रुप्स हमारी भी नहीं है। नहीं यार, आपके फिर भी हम वहाँ पे कुछ मीटअप्स आपके देख लेते हैं, कुछ इफ्तारियों पे आपके मीटअप्स देख लेते हैं, कोई आपस में मिलना जुलना पहले होते थे यार, बहुत कम हो गया। लेकिन पता है मैं आई विल ट्राई टू डू सम सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि हम लोग पहले से काम करते आ रहे हैं ना, तो आई थिंक हमारी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को जोड़ने वाली बात, ब्रिंगिंग साउथ एशियंस टुगेदर। सो लेट्स ट्राई टू ब्रिंग कंटेंट क्रिएटर्स टुगेदर। आई थिंक जनाब थैंक यू सो मच। आपको किसी बात से एग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तमीज़ के दायरे में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पॉडकास्ट सुन लिया, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो फिर आप तमीज़ के दायरे में ही करेंगे भाई। यहाँ तक आ रहे हैं जो 1 घंटा 50 मिनट के बाद जो सुन रहे हैं वो तमीज़ के दायरे वाले ही लोग हैं इंशाल्लाह। तो ऑब्वियसली आप लोग बताएंगे, तो गेस्ट रिकमेंडेशन को देना चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग ले रहे हैं, ज़रूर रीच आउट करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।